हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विंसेंजो के फाइनल पार्ट में। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जून गुस्से भरी नजरों से विंसेंजो को घूर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद उसके स्टाफ के लोग आते हैं और जून को यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है, ऑफिसर जे आता है और उसे यूनियन लीडर के साथ जो कुछ भी हुआ और विजय टीम के पास जो उन्हें सबूत मिले हैं उसके लिए उनको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस चोई आती है और कहती है कि मैं इनकी लॉयर हूँ, तो चलिए साथ में बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद ऑफिसर जे के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर चाय सबको बता रही थी कि हमने तो चेयरमैन के साथ बस एक छोटा सा प्रैंक किया था, इसके लिए हमें अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। इसके बाद मिस चोई बोलती है कि आपने उस वीडियो को पहले वेरीफाई नहीं किया, पहले उस वीडियो को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप चेयरमैन को अरेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर जे उन सबको एक हार्ड ड्राइव भी दिखाता है जिसमें विजन टीम के सारे सबूत थे जो कि बाबल के चेयरमैन के खिलाफ थे। दरअसल उस हार्ड ड्राइव में वो सभी फाइलें थी जो कि रेड के टाइम जाते हुए विंसेंजो ने उस आदमी से बेसमेंट में पकड़ी थी। इसके बाद विंसेंजो उन सबको एक रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जिसमें वही ट्रक ड्राइवर की रिकॉर्डिंग थी जिसने की मिस चोई के कहने पर पुराने यूनियन लीडर को मारा था। उसमें वो साफ साफ बोल देता है कि यूनियन लीडर को वू संगफाम के कहने पर मारा है, इसके बदले वू संगफाम ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। इसके बाद ऑफिसर जो बताते हैं कि इतने सारे सबूत काफी हैं तुम लोगों को यहाँ पर रखने के लिए। इसके बाद विंसेंजो और चाय यहाँ से चले जाते हैं और जाते टाइम ये बातें कर रहे थे कि उनमें से कोई भी हमारे प्लान को समझ नहीं पाया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे इन सब का जो रियल टारगेट है वो तो हमेशा ही चेयरमैन जुंग हानसियो था। वो साबित करना चाहते थे कंपनी में जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो चेयरमैन के कहने पर ही हो रहे हैं, फिर चाहे वो विजन टीम हो या फिर यूनियन लीडर की टीम हो। इसके बाद हम ऑफिसर जे के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर होन्सियो पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि चेयरमैन जुंग हानसियो तो थोड़े दिन पहले ही चेयरमैन बने हैं, इससे पहले जितने भी ऑर्डर्स दिए थे वो मैंने ही दिए थे। ये कहकर वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने लगता है कि तब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर ताई भी आ जाते हैं। वो यहाँ पर ऑफिसर जे के सीनियर थे। प्रोसिक्यूटर ताई उन्हें बताते हैं कि जब से जुंग हानसियो नए चेयरमैन बने हैं पुराने चेयरमैन के लोग इन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, इसलिए वो एक एविडेंस तैयार कर रहे हैं ताकि इनको चेयरमैन की कुर्सी से हटाया जा सके। लेकिन ऑफिसर जे इनकी बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे इन सब को छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि वो अपने सीनियर की बात तो नहीं टाल सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ताई भी बाबल से मिला हुआ था। इसके बाद हम विंसेंजो, मिस्टर नाम और चाय को देखते हैं जो कि बाबल की पेपर कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि बाबर की एक पेपर कंपनी भी है जो कि माल्टा में है और उसकी एक ब्रांच कोरिया में भी है, लेकिन इसके बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसलिए मिस्टर पार्क के पास जाते हैं क्योंकि वो बाबल की पेपर कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता था और मिस्टर पार्क भी इन सब को बताने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सब लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि आसानी से केस से छूट गए थे। इसके बाद जुन होन्सो से कहता है कि आज जो तुमने किया है उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आगे भी बड़े बड़े इल्जाम मेरे लिए अपने सर पर लेने होंगे, तभी मैं यकीन करूंगा कि तुम मेरी तरफ हो। इसके बाद होन्सो यहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर हान उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। होन्सो उसे बताता है कि यही एक तरीका था जिससे मैं अपने भाई का भरोसा फिर से जीत सकता हूँ। इसके बाद बोलता है कि मेरी जल्दी से विंसेंजो के साथ मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे ऑफिसर जे, विंसेंजो और चाय था ये सब न्यूज देख रहे थे जिसमें चल रहा था कि ऑफिसर जे ने बिना किसी सबूत के बाबल के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया। पूरी मीडिया वाले ऑफिसर जे और प्रोसिक्यूशन सर्विस का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मीडिया वालों को भी बाबल कंपनी ने खरीद रखा था। इसके लिए ऑफिसर जे विंसेंजो से माफी मांगता है और बोलता है कि अब तो ग्लूटन फाइल ही इन सबको जेल में डाल सकती है। इसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर जे को पहले से सब पता है कि वो ग्लूटन फाइल प्लाजा के नीचे है क्योंकि मिस्टर जो ने ऑफिसर जे को पहले ही बता दिया था। हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से ही मिले हुए हैं, लेकिन अब वो बेसमेंट को फिर से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर जो के पास अब एरीज लॉक नहीं है। इसलिए इन दोनों को उम्मीदें अब सिर्फ विंसेंजो से ही है क्योंकि विंसेंजो से खोलने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। इसके बाद हम विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि विंसेंजो की मदर योंजो से मिलने जाते हैं और यहाँ पर योंजो ने चाय के लिए एक ब्यूटीफुल सा मफलर भी बनाया था और उसके लिए एक लेटर भी रखा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि इस लेटर को तुम घर पे जाकर पढ़ना। अब इसमें क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि विंसेंजो यहाँ अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है कि तभी विंसेंजो के पास डायरेक्टर हान का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे आज मिलना है। इस पर विंसेंजो हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो कि इटली में पाओलो के साथ विंसेंजो के बारे में बातें कर रही थी। अब इनके बीच क्या बात हुई ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो डायरेक्टर हान और होन्सो से मिलने जाता है। होन्सो से पूछता है क्या तुम मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी और मेरी कंपनी को भी बर्बाद करना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है तो तुम
मेरे भाई को मार सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन बदले में मेरी बस एक शर्त है कि तुम मुझे और मेरी कंपनी को छोड़ देना, मैं अपनी कंपनी को अकेले हैंडल कर लूंगा। लेकिन इस पर विंसेंजो मना कर देता है कि मैं तुम दोनों भाइयों की दुश्मनी का फायदा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि इसके बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं तुम्हें अकेले ही तबाह कर सकता हूँ। और ये कहकर वो ऐसे चला जाता है, मतलब वो उनकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ प्लाजा का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर पार्क पाबल की पेपर कंपनी के बारे में सब कुछ बता देता है। सबसे पहले वो बताते हैं कि ऐसी पेपर कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जिसमें कि वो अपने ही कंपनी के शेयर खरीदती हैं ताकि उनकी कंपनी के शेयर हमेशा से चढ़ते रहें। इसके बाद बताते हैं कि ऐसी कंपनीज ब्लैक मनी को वाइट भी करती हैं, और जरूर बाबुल ग्रुप ने भी अपने पैसों को वाइट करने के लिए इसी पेपर कंपनी का सहारा लिया होगा। इसके बाद चाय पूछती है तो उनमें ट्रांजैक्शन की डिटेल तो जरूर से होती होगी, जिसमें कि ब्लैक मनी को वाइट किया गया है। इसके बाद वो बताता है कि तुम्हें डियूक नाम के एक पर्सन से मिलना चाहिए, क्योंकि वो पहले बाबली का पेपर कंपनी में ही काम करता था। इसका विंसेंजो और चाया डियूक से मिलने जाते हैं। डियूक जिसे पेपर कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो एक बार में सिंगर काम करता था। इसके बाद विंसेंजो से पूछता है कि तुम्हें बाबल की पेपर कंपनी के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब कुछ बता दो। इसके बाद डियूक बताना शुरू करता है कि बाबल की पेपर कंपनी असल में एक आर्ट गैलरी के नाम से चलती है, मतलब बाहर से तो उसका नाम आर्ट गैलरी है, अंदर से वो बाबल की पेपर कंपनी को चलाते हैं, और वहां पर बाबल की सारी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। और तो और वो इलीगल तरीके से बाबल ग्रुप के शेयर को ही बाय करते हैं, ताकि उनके शेयर दिन प्रतिदिन चढ़ते रहें। इसके बाद बताता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के एक ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस के अंदर जाने के लिए तुम्हें डायरेक्टर के थंब प्रिंट की जरूरत होगी, इसके बिना तुम ऑफिस में नहीं जा सकते। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद विंसेंजो और चाय यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस चोई को देखते हैं, जो कि जून के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने विंसेंजो को रास्ते से हटाने का तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल उसने पाओलो के साथ डील की थी कि वो पाओलो के साथ मिलकर विंसेंजो को मार डालेगी, और यह आइडिया जून को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं, जिन्होंने कि बहुत ही फेमस खजाना ढूंढने वाले को बुलाया था ताकि वो प्लाजा का खजाना ढूंढ सके, लेकिन वो कह देता है कि मैंने अब खजाना ढूंढने का काम बंद कर दिया है और मैंने अब डॉगी पालने का काम शुरू किया है, इसलिए इनका ये प्लान भी काम नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से विंसेंजो और चाया इन सब की ये सारी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद विंसेंजो इन सब के सामने जाता है और अपना ड्रामा शुरू करता है और कहता है कि आप लोगों को मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सब लोग उससे माफी मांगते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी विंसेंजो इनकी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है, और मिस्टर नाम और चाय भी उसके साथ आते हैं। ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक प्लाजा की लड़की आती है जिसका नाम सीओ मैरी होता है। वो इन सब से गोल्ड के बारे में बातें करना चाहती थी, इसलिए विंसेंजो को ऑफिस में आ जाते हैं। जिसके बाद सीओ मैरी बताती है कि उस बेसमेंट के लॉक को मैंने ही डिजाइन किया है, और तो और इस बिल्डिंग का जो भी डिजाइन है वो भी मैंने ही डिजाइन किया है। अब ये सुनकर विंसेंजो तो हैरानी हो जाता है। इसके बाद विंसेंजो से पूछता है लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गई, क्योंकि हमने तो सब लोगों को मरवा दिया था। सीओ मैरी बताती है कि मुझे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं अपना काम करके जल्दी से यहाँ से भाग गई थी। इसके बाद बताते हैं कि हम उस गोल्ड को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं उस बेसमेंट को 1 मिनट में ही खोल सकती हूँ, उसके बाद हम उस गोल्ड को आपस में बांट लेंगे। अब इस पर विंसेंजो कहता है कि हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि उसमें इतना सारा गोल्ड है कि उसे यहाँ से ले जाने में टाइम लगेगा। अब इस पर ये चारों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनली बेसमेंट को खोलने का तरीका मिल गया था। दूसरे तरफ प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो विंसेंजो से माफी मांगने गए थे, और वो उससे कहते हैं कि आप प्लाजा छोड़कर मत जाइए, हमें बस अपने प्लाजा को बचाना है। इसलिए विंसेंजो भी उन्हें माफ कर देता है और उनके प्लाजा को बचाने में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बदले में प्लाजा के सभी लोग भी विंसेंजो के साथ देते हैं और बाबल कंपनी को बर्बाद करने के लिए अब ये पूरी एक टीम बना लेते हैं। और सबसे पहले ये आर्ट गैलरी को अपना निशाना बनाते हैं, जो कि बाबल ग्रुप की पेपर कंपनी थी। इसलिए विंसेंजो और चाया सबसे पहले उसी आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहां पर उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको चेक करते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हाई फाई सिक्योरिटी है। इसके बाद विंसेंजो और चाया नोटिस करते हैं कि आर्ट गैलरी अपने पब्लिक वेन्यू को रेंट पर भी देती है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भी अब इनके पब्लिक वेन्यू को रेंट पर लेंगे ताकि वो इस आर्ट गैलरी में आ सके। लेकिन जैसे ही मिस्टर नाम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, उन्हें पता चलता है कि ये तो अगले 2 महीने के लिए बुक है, अब ये इतना लंबा इंतजार तो नहीं कर सकते थे। इसलिए सीओ मैरी की हेल्प से ये उनकी रिजर्वेशन लिस्ट को ही हैक कर लेते हैं और उसमें इन्हें एक कपल मिलता है, जो कि एक अमेरिकन कपल था, जॉर्ज और जेसिका। इसलिए मिस्टर नाम कहते हैं कि जॉर्ज और जेसिका के नाम पर विंसेंजो और चाया को वहां पर जाना चाहिए एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि इनका रिजर्वेशन 2 दिन के बाद था। अब इसमें भी सीओ मैरी हेल्प करती है और जॉर्ज और जेसिका
जेसिका की जगह विंसेंट और चाय की फोटो लगा देती है। मतलब अब ये नकली जॉर्ज और जेसिका बनकर वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो शॉपिंग पर जाते हैं, जहां पर जब चाय एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है तब विंसेंट जो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद विंसेंट जो उसे एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस भी गिफ्ट करता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। हम नोटिस करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। दूसरी तरफ हम रियल जॉर्ज और जेसिका को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन मिस्टर नाम उन्हें अपने प्लाजा में लेकर चले जाते हैं और उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी भी करते हैं, ताकि उनका जो स्पेशल डे है वो खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ हम चाय और विंसेंट जो को देखते हैं, जो नकली जॉर्ज और जेसिका बन के उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वहां के डायरेक्टर उनसे अच्छे से वेलकम करती है। दूसरी तरफ हम प्लाजा का सीन देखते हैं, जहां पर असली जॉर्ज और जेसिका का प्लाजा वाले लोग बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां के डायरेक्टर विंसेंट जो को यानी कि नकली जॉर्ज को एक रिंग गिफ्ट करती है और इसके बाद वो इसे चाय को प्रपोज करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली जॉर्ज है वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और इस बारे में उसने आर्ट गैलरी के डायरेक्टर को पहले से बता रखा था। इसलिए विंसेंट और चाय को ये सभी करना पड़ता है। इसलिए विंसेंट जो चाय को यहाँ पर प्रपोज करता है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोमांटिक मूवमेंट बन जाता है। और दूसरी तरफ रियल जॉर्ज और जेसिका को देखते हैं, जो कि प्लाजा के टेंपल में वहाँ पर जॉर्ज जेसिका को प्रपोज करता है, जिसमें वो हाँ बोल देती है और प्लाजा वाले इन दोनों के लिए प्रे भी करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि विंसेंट जो ने इन सब के लिए बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों का जो स्पेशल डे है वो खराब हो जाए। इस तरह ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट और चाया एक बहुत ही फेमस आर्ट पीस जिसका नाम नथिंग होता है उसे देखने के लिए ऑफिस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में रखा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल एक डोरमैट जैसा लग रहा था। इसलिए विंसेंट जो उस पर पांव रखने ही वाला था, इससे पहले डायरेक्टर उसे बता देते कि यही वो फेमस आर्ट पीस है जिसका नाम नथिंग है। इसलिए चाय उसे पीछे करती है। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। इसके बाद चाय और विंसेंट जो उस आर्ट पीस की तारीफों के पुल बांध देते हैं, जिससे कि डायरेक्टर को उन दोनों पर शक नहीं होता। कि तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो कि डायरेक्टर को बताता है कि बाहर दो लेडीज आपस में बहुत ज्यादा लड़ रही हैं, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। दरअसल ये प्लाजा के लोग थे जो कि डायरेक्टर को यहाँ से ले जाना चाहते थे, ताकि विंसेंट और चाय अपना काम कर सके। अब डायरेक्टर जैसे यहाँ से जाती है, वो विंसेंट और चाय यहाँ पर कंप्यूटर ओपन करते हैं और वहाँ पर सीओ मैरी को कॉल भी करते हैं। दूसरी तरफ हम सीओ मैरी को देखते हैं, जो कि हैकर भी थी, इसलिए वो आसानी से उस कंप्यूटर को हैक कर लेती है और वहाँ पर जितने भी बाबल ग्रुप की जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि प्लाजा की लेडीज को हैंडल कर रही थी, जो कि यहाँ पे उस डायरेक्टर को बिजी रखने का काम कर रही थी, ताकि अंदर विंसेंट और चाय आसानी से अपना काम कर सके। इससे पहले कि डायरेक्टर प्लाजा वाले लेडीज का झगड़ा सुलझा के अंदर आती, विंसेंट और चाय अपना काम कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाती है, जिससे अब सच पता चल जाता है कि असली जॉर्ज और जेसिका नहीं है। इसलिए वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो। अब विंसेंट और चाया उन दोनों से झूठ बोल देते हैं कि वो एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट है, जो कि उन पेंटिंग्स का पता लगाने आए हैं जो कि चोरी हुई है, यानी कि दूसरे देशों से स्मगल हुई है। इसके बाद तभी डायरेक्टर इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन तभी विंसेंट और चाया गन निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ये सब मिलकर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा डराते हैं। इसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते कि मैंने 2-3 पेंटिंग चुराई है। इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए विंसेंट जो कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर आने की सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो तुम्हें डिलीट करनी होंगी। इसके बाद यहाँ से अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही विंसेंट और चाय घर पहुंचने वाले थे, विंसेंट जो यहाँ पर नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो चाय को यहाँ से किसी बहाने से भेज देता है और खुद टेरेस पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग विंसेंट जो हमला कर देते हैं। लेकिन विंसेंट जो चालाकी से उन दोनों को ही पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को मार पाता, पीछे से कोई आता है और विंसेंट जो के सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से विंसेंट जो को सर पर खून आने लगता है और इसलिए वो लोग अब विंसेंट जो को काबू में कर लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर रख लेते हैं। विंसेंट जो उन सबसे पूछता है कि तुम लोगों को पाउलो ने भेजा है ना। इस पर वो हाँ बोल देते हैं और विंसेंट जो को मारने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले वो विंसेंट जो को मारते पीछे से हमें कबूतर की आवाज सुनते हैं और जब ये सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विंसेंट जो कबूतर ईजा के बैठा हुआ था, जो हमेशा ही उसकी खिड़की पर आकर उसे परेशान करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं और अब विंसेंट जो को मौका मिल जाता है वो इन सब को मार डालता है। इसके बाद वो अपने कबूतर ईजा के पास जाता है और उसे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आज ये कबूतर ने उसकी जान बचा ली थी। वो इस सब के लिए ईजा के को थैंक यू बोलता है और ईजा के यहाँ से उड़ के चला जाता है। इसके बाद विंसेंट जो भी अपने घर पर जा जाता है। दूसरे रमजून को देखते हैं, जो कि उसी
अपनी पेपर कंपनी वाली आर्ट गैलरी में जाता है और वहाँ पर डायरेक्टर पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि विंसेंजो इन सबको उल्लू बना के जो उनके खिलाफ सबूत लेकर यहाँ से जा चुका था। मिस चोई उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अब जुन को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस नथिंग नाम के आर्ट पीस को ही तोड़ डालता है, जिसकी वजह से वहाँ के डायरेक्टर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसके लिए तो आर्ट पीस नथिंग ही सब कुछ था। इसके बाद जुन कहता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे विंसेंजो की लाश देखनी है, क्योंकि पाओलो ने अपने लोगों को भेजा हुआ था उसे मारने के लिए। और ये बात मिस चोई को ही बताती है, लेकिन तभी मिस चोई के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कि उन 3 लोगों की डेड बॉडी थी जो कि विंसेंजो को मारने गए थे। अब होन्सो भी ये फोटो देख लेता है और जाकर जुन को दिखाता है और कहता है कि ये लोग इस बार भी नाकामयाब हो गए। इस पर जुन कहता है कि विंसेंजो को मारना इतना ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद वो यहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि ये कोरिया से भागने वाले थे, क्योंकि अब सारे सबूत इनके खिलाफ थे। लेकिन जैसे ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, सामने से इन ऑफिसर जे आता मिल जाता है, क्योंकि विंसेंजो ने सारे सबूत ऑफिसर जे को दे दिए थे। अब इस बार जुन बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और ऑफिसर जे उसे यहाँ से अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसका तो विंसेंजो को देखते हैं, जो जैसे ही अपने घर पर आता है उसका कबूतर इजा के पहले से उसकी खिड़की पर बैठा हुआ था। इस बार विंसेंजो बड़े प्यार से उससे बातें करता है और अपनी जान बचाने के लिए फिर से थैंक यू बोलता है और उसे दाना भी डालता है। इसके बाद चाया उसके पास मैसेज करते कि ऑफिसर जे ने जुन को अरेस्ट कर लिया है, जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद चाया उस मफलर को देखती है जो कि योंजो ने उसे दिया था, और योंजो की वो चिट्ठी भी पढ़ती है जिसमें कि उसने कुछ लिखा हुआ था। अब इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन इस चिट्ठी को पढ़कर चाया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसका हम प्लाजा का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग मॉर्निंग में टीवी के आगे बैठे हुए थे, क्योंकि आज वो बाबुल ग्रुप की बर्बादी को देखने वाले थे। इससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पर ऑफिसर जय बताते हैं कि उन्होंने बाबल कंपनी पर जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सारे झूठे हैं और इन सब के लिए वो इन सब से माफी मांगते हैं। अब ये न्यूज देखकर विंसेंजो चाया और सब लोग के तो होश उड़ जाते हैं, और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पर जुन, मिस चोई, डायरेक्टर हान और वो सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अब ये न्यूज देखकर चाया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने कॉफी का कप टीवी पर ही दे मारती है और टीवी को तोड़ देती है, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऑफिसर जय से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन विंसेंजो से समझाता है कि अभी वो हमसे नहीं मिलेगा, इसलिए हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। चाहे उसे पूछती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। इस पर विंसेंजो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं उसे अब अपने तरीके से हैंडल करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। जो भी सबूत इन्होंने बाबुल ग्रुप के खिलाफ इकट्ठे किए थे। इसके बाद हम प्रोसिक्यूटर ताई को देखते हैं, जो कि ऑफिसर जे को अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें दिखावे के लिए 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली। इसके बाद हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर जे जून को पुलिस स्टेशन में लेकर जा रहे थे। जून उससे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा और तुम्हें चीफ प्रोसिक्यूटर भी बनवा दूंगा। इस पर ऑफिसर जे को भी लालच आ जाता है और वो भी बाबुल ग्रुप में मिल जाता है। इसका बाद ऑफिसर जे को देखते हैं, जो कि अपने घर पर जाता है, लेकिन विंसेंजो पहले से ही उसके घर पर आया हुआ था। ऑफिसर जे उसे अकेले में लेकर बात करता है और उसे कहता है कि तुम चाहे मुझे मार सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली से दूर रहना। इस पर विंसेंजो से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होगे। मैं तब तुम्हें मारूंगा ताकि तुम अपनी लाइफ की किसी भी खुशी को फील ना कर पाओ। और इस तरह वो ऑफिसर जे को यहाँ पर वार्निंग देकर चला जाता है। दूसरी तरफ चाया को देखते हैं, जो विंसेंजो को अपने साथ एक मॉल में लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मिस योंजो के लिए यहाँ से कुछ गिफ्ट खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट बनाया है। इस पर विंसेंजो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम के लिए एक छोटा सा पर्स गिफ्ट में खरीद लेता है। इसके बाद ये दोनों लंच करने जाते हैं, जहाँ पर चाया विंसेंजो को वही गिफ्ट दे देती है, मतलब वही मफलर जो योंजो ने बनाया था। लेकिन विंसेंजो कहता है कि ये तो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन चाया कहती है कि ये उन्होंने मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए तुम इसे रख लो और इसमें एक लेटर है, वो भी जरूर से पढ़ लेना। इसके बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के पास बहुत ही कम टाइम है, इसलिए तुम्हें योंजो को बता देना चाहिए कि तुम ही उसके खोए हुए बेटे हो। इस पर विंसेंजो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। चाय कहते हैं कि बस मुझे पता चल गया, लेकिन हमें पता चलता है कि चाय को उस लेटर को पढ़ने के बाद ही पता चला था कि विंसेंजो उसका बेटा है। अब उस लेटर में क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि योंजो से मिलने जाते हैं। योंजो उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपना केस रीओपन करवाने के लिए भी मान जाती है, और वो अपने केस के लिए विंसेंजो और चाय को ही उसका वकील बनने के लिए कहती है, जिस पर अब ये दोनों राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़े मीडिया हाउस डाइचन मीडिया हाउस के डायरेक्टर से मिलता है और उसे अपने बाबल मोटर्स के ऊपर आर्टिकल छपवाने के लिए कहता है, ताकि उसका बाबल मोटर्स फेमस हो जाए। अब जैसे ही बाबल ग्रुप के ऊपर आर्टिकल डाइचन मीडिया हाउस में छपता है, उसके शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगते हैं। अब जैसे विंसेंजो और चाय को पता चलता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो बाबल के खिलाफ क्या करें। तभी विंसेंजो उन्हें ग्लूटन फाइल दिखाता है, जिसे देखकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ग्लूटन फाइल तो उसी बेसमेंट में रह गई है और हम उसे दोबारा
ओपन नहीं कर सकते। इसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने चालाकी से वो ग्लूटेन फाइल उस गोल्ड बार के अंदर से निकाल ली थी और मिस्टर जो ने कहा था कि ग्लूटेन फाइल अंदर ही रह गई है। इसके बाद वो इस ग्लूटेन फाइल को ओपन करके देखते हैं और उन्हें सब कुछ मिल जाता है बाबुल गुरु के खिलाफ। ये सब उस फाइल को देख ही रहे थे कि तभी यहाँ पर होन्सियो आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से ग्लूटेन फाइल को छुपा लेते हैं। यहाँ पर होन्सियो फिर से विंसेंजो से हाथ मिलाने आया था अपने भाई के खिलाफ, लेकिन विंसेंजो उसे इस बारे में मना करने लगता है। लेकिन होन्सियो उसे कहता है कि मैं अपने भाई को बर्बाद करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, इसलिए विंसेंजो कहता है ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। दूसरी तरफ जून को देखते हैं जिसे अब ग्लूटेन फाइल के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि ऑफिसर जे ने उसको सब कुछ बता दिया था, क्योंकि अब तो वो जून के साथ ही मिला हुआ है। इसलिए ना पता चल जाता है कि ग्लूटेन फाइल उसी प्लाजा के नीचे है जहाँ पर विंसेंजो रहता है और वो उस बेसमेंट के अंदर है। और तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस बेसमेंट के अंदर बहुत सारा खजाना भी है जो मिस चोई और जून आपस में बांटने के बारे में सोचते हैं। इसका बाद मिस्टर नाम को देखते हैं जो पूरी रात जागकर उस ग्लूटेन फाइल को पढ़ लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डाइचिन ग्रुप का जो सीईओ है, पहले सीईओ उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसके छोटे भाई ने अपनी पोस्ट को हथियाने के लिए अपने बड़े भाई को ट्रैकिंग के दौरान मरवा दिया था। लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ के एनवायरमेंटल कैमरा में ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में इन्होंने ग्लूटेन फाइल के अंदर बंद कर दी। इसके बाद ये भी बताता है कि डाइचिन ग्रुप का जो सीईओ है वो समन से बिना पूछे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता, मतलब वो इन सब बातों में बहुत ज्यादा मानता है। लेकिन वो भी बताता है कि लेकिन उसका जो शमन है वो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। इसलिए विंसेंट जो अपने लोगों के साथ मिलकर उस शमन को किडनैप कर लेता है और उसे वार्निंग देता है कि अगली बार डाइचिन ग्रुप का सीईओ तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसे कहना है कि तुम्हारी सारी पावर्स खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम्हें गमगा प्लाजा में एक शमन है उनके पास जाना है। अब वो उसे जान की धमकी देते हैं, इसलिए वो शमन भी मान जाता है। दूसरे हम डाइचिन ग्रुप के सीईओ को देखते हैं जो जैसे ही अपने शमन के पास जाता है शमन उसे वही बोलता है जो कि विंसेंजो ने उसे कहा था। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें गमगा प्लाजा में एक शमन है उनके पास जाना चाहिए। इसलिए वो सीईओ ऐसा ही करता है और गमगा प्लाजा में पहुंच जाता है, जहां पर प्लाजा वाले लोगों ने पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था, जिससे कि उस सीईओ को पूरे यकीन हो जाए। इसके बाद जैसे वो अंदर जाता है हम देखते हैं यहाँ पर विंसेंजो चाय और मिस्टर नाम शमन बने हुए थे और विंसेंजो यहाँ पर मेन शमन बना हुआ था। इसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर आता है विंसेंजो यहाँ पर एक्टिंग करता है जैसे उसके बड़े भाई की आत्मा जिसने कि उसे मार डाला था उसकी आत्मा विंसेंजो के अंदर आ गई हो। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों मार डाला, तुमने मुझे पार्टी से धक्का क्यों दिया। अब ये बात सुनकर तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसलिए वो विंसेंजो को सच मान लेता है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि तुमने बाबुल ग्रुप के साथ जो भी डील की है उसे कैंसिल कर दो और बाबुल का असली चेहरा दुनिया के सामने लाओ, वरना तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें ले जाएगी। अब ये सब सुनकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और विंसेंजो से ये भी कहता है कि इतना काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, अगर तुमने 5 दिन में बाबुल का असली चेहरा लोगों को नहीं दिखाया तो तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें ले जाएगी। अब ये बात सुनकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हाँ कर देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर नाम को देखते हैं जो कि विंसेंजो चाय को बताते हैं कि जब जून स्कूल टाइम में था उसने अपने 4 क्लासमेट को बहुत बुरी तरह से मार डाला था और उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जून बचपन से ही एक साइको टाइप का इंसान है। इसलिए हम डाइचिन ग्रुप के सीईओ को देखते हैं जो बाबुल ग्रुप के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल छापते हैं, जिसकी वजह से बाबुल ग्रुप के सारे शेयर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कॉल करता है। दूसरी तरफ से वो बताता है कि अब तो मैं सिर्फ सच्ची खबरें ही छापूंगा, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना, जिस पर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद डाइचिन ग्रुप का सीईओ फिर से विंसेंजो के पास जाता है। विंसेंजो से कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारे पास 4 दिन है, अगर तुमने इन 4 दिनों में बाबुल ग्रुप की सारी काली करतूतें दुनिया को नहीं बताई और चेयरमैन जुंग हानसियो का असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं लाया तो तुम्हारे भाई की आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब इससे तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं जहां पर सब जगह यही चल रहा था कि बाबुल के चेयरमैन जुंग हानसियो ने अपने स्कूल टाइम में 4 क्लासमेट्स को बहुत बुरी तरह से मार दिया था और सब लोग यहाँ पे उसे एक साइकोपैथ बुला रहे थे। और हम देखते हैं कि ये न्यूज मिस चोई, डायरेक्टर हान जुन और होन्चो भी देख रहे थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि डाइचिन ग्रुप के सीईओ को इस बारे में कैसे पता चला कि मैंने स्कूल टाइम में अपने क्लासमेट्स को मार दिया था। इसके बाद हम मिस्टर जो को देखते हैं जो विंसेंजो के पास कॉल करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर जो यहाँ पर आते हैं कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। अब ये लोग कौन थे ये तो पता नहीं चलता, लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और मिस्टर जो की जान बचा लेता है। इसके बाद हम मिस चोई और जून को देखते हैं। मिस चोई जून को बताते हैं कि डाइचिन ग्रुप का डायरेक्टर विंसेंजो से कई बार मिलने जाता है, इसलिए इन्हें पता चल जाता है कि सारा किया धरा विंसेंजो का ही है। इसके बाद मिस चोई उसे ये भी बताते हैं कि विंसेंजो की मदर कोरिया में ही है, हमें इस बात का पता चला है और मैं उसकी मदर को ढूंढ के रहूंगी। मतलब वो विंसेंजो को काबू में करने के लिए उसके मदर का यूज करने वाले थे। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो मिस्टर जो से जैसे मिलकर प्लाजा में वापस आता है
वो उसे वहाँ पर एक मास्क वाला इंसान मिलता है जो उसे देखकर भागने लगता है। इसलिए विंसेंजो भी उसका पीछा करता है और ये दोनों ही प्लाजा की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन विंसेंजो को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो आगे जैसे ही देखने जाता है कि पीछे से डाइचिन ग्रुप का सीईओ की बॉडी ऊपर से आकर गिरती है, मतलब कि उसे किसी ने मार डाला था। और विंसेंजो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसका मर्डर अब किसने कर दिया। वो सब सोच रहा था कि तभी पीछे से पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और विंसेंजो को इस मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि विंसेंजो पुलिस वालों के हाथ नहीं आता, क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो खुद को इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे ही पुलिस को पकड़ने आती है वो इन सबको मारकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं जिसके पीछे विंसेंजो टेरेस पर भागा था, लेकिन जैसे ही वो प्लाजा से बाहर निकलता है उसकी मुलाकात यहाँ पर मिस्टर पार्क से हो जाती है। वो मिस्टर पार्क से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन इसके बदले वो मिस्टर पार्क से लड़ाई करने लगता है, इसलिए मिस्टर पार्क उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि प्लाजा के आदमी के साथ भाग गया था। इसके बाद वो चाय के पास कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि बाबल ग्रुप को ये पता चल गया कि डाइचिन के सीईओ को हमने ही उनके खिलाफ भड़काया है, इसलिए उन सब ने मिलकर ये प्लान किया है ताकि वो मुझे फंसा सके। इसलिए मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसके पीछे की मैं टेरेस पर भाग कर आया था। कि तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और उसे बता देते कि उस इंसान को हमने पकड़ लिया है। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जिसके पास में का कॉल आता है। वो उसे बता देते हैं कि विंसेंजो पुलिस की हिरासत से भाग गया है। इस बात को सुनकर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अभी वो विंसेंजो को पकड़ नहीं पाए थे। इसके बाद हम चाया और मिस्टर पार्क को देखते हैं जो उस इंसान को विंसेंजो के पास ले जाते हैं। विंसेंजो जैसे ही उसे अपने तरीके से टॉर्चर करता है वो अपने और दो साथियों का नाम बता देता है जिसने कि डाइचिन ग्रुप के सीईओ को मारने में हेल्प की थी। इसके बाद ये सब उन दोनों के पास भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर विंसेंजो और सब मिलकर उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद वो सच भी कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे डाइचिन ग्रुप के सीईओ को मारा था। इसके बाद विंसेंजो और उसकी पूरी टीम इन तीनों को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। विंसेंजो पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि इन तीनों ने ही डाइचिन ग्रुप के सीईओ को मारा है और ये किसके कहने पर मारा है ये आप इनसे पूछ सकते हो। इसके बाद विंसेंजो भी इनोसेंट प्रूफ हो जाता है और उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम वुसंग फार्म का सीन देखते हैं जहाँ पर की पुलिस आई हुई थी, क्योंकि उन तीनों लोगों ने वुसंग फार्म के एक वकील का नाम ले लिया था, जिसकी वजह से वो उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं, जिस वजह से मिस चोई परेशान होने लगती है कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था कि तभी उसके पास विंसेंजो आता है और उसे कल रात के लिए थैंक्स बोलता है। बदले में मिस्टर पार्क उससे कहता है कि हमारी ट्रैवल एजेंसी नहीं चल रही, इसलिए तुम हमारे मॉडल बन जाओ। इसलिए वो विंसेंजो की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करता है, लेकिन विंसेंजो इसके लिए मना कर रहा था। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। दूसरी तरफ जून को देखते हैं जो डायरेक्टर हान और मिस चोई उन सबको डांट रहा था, क्योंकि उनसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ होन्सियो तो विंसेंजो की बहुत ही तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आता। इस बात पर जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो डायरेक्टर हान और मिस चोई को बोल देता है अगर तुम कोई काम ढंग से नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसका बाद विंसेंजो चाय को देखते हैं जो अपनी मदर योंजो से मिलने जाता है। आज वो उन दोनों को बाहर लेकर जाने वाला था, इसलिए वो दोनों योंजो को लेकर जाते हैं और उसका फोटोशूट करवाते हैं ताकि ये फोटोशूट उसका फ्यूनरल में काम आ सके, क्योंकि अब सबको पता था कि योंजो को कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन चाया अपना फोटोशूट कराने के बाद जानबूझकर विंसेंजो और उसकी मदर का फोटोशूट करवाती है, जिसमें ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एक वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पर चाया किसी बहाने से इन दोनों माँ बेटों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। योंजो यहाँ अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद विंसेंजो से पूछता है तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। योंजो से बताती है कि मैंने उसे पूरे 9 साल तक ढूंढा था, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिला, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और इस बात को लेकर ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जो उस प्लाजा के सामने खड़ा था और वो उसे कहता है कि अब उसके टूटने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो जानता था कि गुलोटन फाइल इस प्लाजा के नीचे है। वो सोचता है कि अगर वो फाइल उसके हाथ नहीं आई तो वो किसी के हाथ नहीं लगने देगा, क्योंकि इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद प्लाजा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी आती है जो कि गैस कंपनी से आई थी और गैस की सप्लाई को चेक कर रही थी। इसके बाद प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि मिस्टर ली बहुत ही जल्दी डैड बनने वाले थे, इसलिए रात को बहुत अच्छे से पार्टी करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ उस लेडी को देखते हैं जो कि दिन में गैस की सप्लाई को चेक करने आई थी। वो जैसे ही एक रिमोट का बटन दबाती है वहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी जो प्लाजा की गैस पाइप को काटना शुरू कर देती है, इसलिए पूरे प्लाजा में गैस फैलनी शुरू हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों का प्लान है कि ये पूरे प्लाजा को ही उड़ा दें, और उन्होंने आग लगाने के लिए एक छोटा सा टाइम बॉम्ब भी रखा हुआ था जो कि घड़ी जैसा दिखता था। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी फायर ब्रिगेड गाड़ी आ
आ जाती है जो लोगों को यहाँ से बाहर निकालती है। अब प्लाजा वाले लोग भी जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें गैस की स्मेल आती है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन विंसेंजो उस तरफ जाता है जहाँ से गैस की स्मेल आ रही थी। ये लोग वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर एक मशीन रखी हुई थी जो कि गैस की पाइप को काट रही थी। लेकिन तभी विंसेंजो की नजर एक वॉच पर जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि यह टाइम बॉम्ब है, इसलिए वो जल्दी से इसे ले जाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही खिड़की से बाहर वो वॉच जाती है वो वॉच अपने आप ही जल जाती है, जिसे बाल बाल विंसेंजो और पूरा प्लाजा बच जाता है। जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और विंसेंजो उन सबसे पूछता है कि फायर ब्रिगेड को किसने बुलाया था। लेकिन यहाँ पे सभी लोग मना कर देते हैं कि हमने तो नहीं बुलाया। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और उसी तरह गुस्सा आता है कि वो होन्सियो पर एक टेबल का लैंप देकर मार देता है, जिसकी वजह से उसे खून आने लगता है। लेकिन होन्सियो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल मूड में था। वो कहता है कि मुझे कैसे पता कि फायर ब्रिगेड वहां पर कैसे आई, लेकिन मैं इसके अलावा कोई प्लान बनाता हूँ और प्लाजा को तोड़ने का सोचता हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहां पर मिशोई आती है जिसकी वजह से होन्सियो को यहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो इनकी बातें नहीं सुन पाता। मिशोई को पता चल गया था कि विंसेंजो की मदर कौन है और कौन से हॉस्पिटल में है और सारी इन्फॉर्मेशन वो जुन को दे देती है। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि फायर ब्रिगेड को किसने बुलाया कि तभी यहाँ पर होन्सियो आ जाता है जो बड़े ही कूल स्टाइल में आया था। वो इन सबको बता देता है कि फायर ब्रिगेड को उसी ने कॉल किया था ताकि ये प्लाजा बच जाए, इसलिए वो प्रूफ कर देता है कि वो सच में विंसेंजो की तरफ है। इसलिए विंसेंजो भी उसके साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मिशोई को देखते हैं जो कि अपने पुराने मर्डर को जेल से रिहा करवा लेती है। अब इसके साथ वो क्या करने वाली है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरे तरफ योंजो को देखते हैं जिससे कि जुन मिलने जाता है और विंसेंजो के बारे में उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो फाइनली आज अपनी माँ को बताने वाला था कि वही उसका खोया हुआ बेटा है। इसके बाद हम योंजो को देखते हैं जो अपनी और विंसेंजो की फोटो लेकर सोई हुई थी। तभी उसके पास वही आदमी आता है जिसे कि मिशोई ने जेल से रिहा करवाया था और ये आदमी विंसेंजो की मदर योंजो को मार डालता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। दूसरे तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आ रहा था, लेकिन यही आदमी विंसेंजो के बहुत पास से जाता है। लेकिन विंसेंजो को पता नहीं था कि इसने उसकी मॉम को मार डाला है। इसके बाद जैसे ही विंसेंजो ऊपर आता है वो देखता है कि उसकी मॉम के रूम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर पुलिस भी आई हुई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आता है वो देखता है कि उसकी मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया है, जिसे देखकर तो विंसेंजो पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर ही रोने लगता है। ये सच में बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था जिसमें उसे वो आदमी दिख जाता है। इसके बाद चाय भी यहाँ पर आ जाती है और विंसेंजो उस आदमी को देखकर यहाँ से चला जाता है और चाय से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना। दूसरी तरफ मिशोई को देखते हैं जिसे भी पता चल जाता है कि उस किलर ने अपना काम कर दिया है और ये बात जाकर वो जून को बताती है कि विंसेंजो की मदर मर गई है। ये सुनकर तो जून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद विंसेंजो मिस्टर सीओ के पास कॉल करता है और उससे उस किलर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। वो बताता है कि वो अभी जेल से रिहा हुआ है और उसके सारे एड्रेस भी वो उसे भेज देता है। इसके बाद विंसेंजो उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारता है और उसे कहता है कि तू जानता है आज तूने किसका मर्डर किया है, वो मेरी मॉम थी। ये कहकर विंसेंजो उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारता है और उसे पूछता है कि तुझे इसका ऑर्डर किसने दिया था, इसलिए वो भी उन सब का नाम बता देता है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि अपने विला में पार्टी कर रहा था कि तभी होन्सियो उससे पूछता है कि आज ये पार्टी किस खुशी में। इसके बाद जून बता देता है कि मैंने विंसेंजो की मदर को मार डाला है। अब जानकर होन्सियो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन वो उन सब के सामने कुछ नहीं कहता। लेकिन हम देखते हैं कि मिशोई और जून को उन दोनों पर शक हो जाता है कि डायरेक्टर हान और होन्सियो वो दोनों मिलकर जरूर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए इन सब में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जिसके पीछे पीछे विंसेंजो चल रहा था और उसने उसकी बहुत बुरी हालत कर रखी थी। यहाँ पर विंसेंजो जून के घर पर ही आ रहा था और यहाँ पर उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन सबको विंसेंजो ने मार मार कर बुरी हालत कर रखी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर विंसेंजो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और आज वो क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन तभी मिशोई को किसी की आवाज आती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर वो देखती है कि वही ट्रक ड्राइवर आया हुआ था जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। अब ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी पीछे से विंसेंजो सीधा उसके माथे में गोली मार देता है जिसे खून के छींटे मिशोई पर भी जाकर गिरते हैं। अब विंसेंजो का ऐसा रूप देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि विंसेंजो आज मौत बनकर उन सब के सामने खड़ा था। विंसेंजो उन सबसे कहता है कि मेरी माँ का मर्डर करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम जानते हो मैंने तुम सबको अब तक क्यों नहीं मारा था, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम में उलझा हुआ था। लेकिन अब तो तुमने मेरी माँ का मर्डर करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। इसके बाद वो अपनी गन से उन सबको बहुत ज्यादा डराता है और कहता है तुम सब मरने वाले हो। वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डायरेक्टर हान और होन्सियो तो यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि प्लीज हमें मत मारो, हम अपनी जान की भीख मांगते हैं। लेकिन विंसेंजो कहता है कि चिंता मत करो,
तो मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ अपने असूल हैं। मेरा मानना है कि बिना दर्द की मौत देना रहम करने के बराबर होता है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और इसके बाद तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले हुजून के कान पर गोली मारकर चला जाता है और कहता है कि ये उस पिक्चर का ट्रेलर है जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसका तो हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चाय पहले से ही थी। तभी यहाँ पर विंसेंट जो आता है और अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाकर बहुत ज़्यादा रोता है, और पहली बार वो अपनी माँ को माँ कहकर बुलाता है। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इसके बाद हम योंजो का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पर पूरे प्लाजा वाले लोग भी आए हुए थे, और विंसेंट और चाय भी अपनी मदर की ग्रेव पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम विंसेंट और चाय को देखते हैं जो कि एक ही साइड पर जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट जो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता, उनसे नहीं मिलता, तो मेरे दुश्मनों की उन पर नज़र नहीं जाती और वो अपनी लाइफ में थोड़ा और जी लेती। इस पर चाय उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ ने अपने बेटे के साथ वो पल जिए जिनके लिए वो हमेशा तरसती रही। मुझे यकीन है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि तुम उनके साथ थे। इसके बाद विंसेंट जो कहता है कि मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ये कहकर वो रोने लगता है। इसके बाद चाय उसे संभालती है। इसके बाद विंसेंट जो घर का सीन देखते हैं जिसके पास उसकी माँ का बनाया हुआ मफलर था, और फाइनली हमें पता चलता है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। उस लेटर में योंजो ने लिखा था कि चाया, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो ये पैकेट मेरे बेटे तक पहुंचा देना। इसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंट की मदर ने उसका नाम जुयोंग रखा था। इसके बाद वो लिखती है, जुयोंग मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने बचपन में ही तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह भी विंसेंट को पता थी। इसलिए उस लेटर को पढ़कर विंसेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ के बनाए हुए स्कार्फ को देखकर रोने लगता है। दूसरे रमजून को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो मिस चोई से कहता है कि तुम्हें जितने आदमी लगाने हैं लगा दो, लेकिन मुझे उस विंसेंट की लाश देखनी है। इसका विंसेंट के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जो उसे एक पार्सल देते हैं। इस पार्सल में दरअसल बहुत ही अलग अलग टाइप की गन्स थी। इसके बाद मिस्टर जो उससे पूछते हैं कि आप इसका क्या करोगे। इसके बाद विंसेंट जो बताता है कि अब मैं उस बाबल ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। दूसरे प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुकानें टेम्पररी टाइम के लिए बंद कर दी थी, क्योंकि अब वो सब विंसेंट को साथ देने वाले थे बाबल को बर्बाद करने में। इस बार जैसे ही विंसेंट प्लाजा वापस आता है, वहाँ पर प्लाजा वाले लोग पहले से ही खड़े थे और विंसेंट को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, और वहाँ की एक लेडी उसे हग करती है और सबसे कहने लगती है कि हम बाबल ग्रुप को बर्बाद करने में आपका पूरा साथ देंगे, आप प्लीज हमें अपनी ही कसानो फैमिली की तरह समझिए। यहाँ पर प्लाजा वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अब वो पूरी जी जान से विंसेंट को साथ देंगे, इसलिए विंसेंट भी उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानने लगता है। दूसरे रमजून को देखते हैं जो कि अपने बाबल टावर की ऑक्शन की मीटिंग में जाने वाला था, लेकिन सभी उसे मना करने लगते हैं कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए विंसेंट की वजह से। लेकिन वो कहता है कि मुझे उस विंसेंट से डरने की जरूरत नहीं है, और वो वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास विंसेंट जो कॉल आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी माँ का फ्यूनरल कैसा रहा। इसके बाद विंसेंट जो कहता है कि क्यों, कान में अभी तक सीटी बज रही है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टोंट मार रहे थे। इसके बाद विंसेंट जो कहता है कि तेरी बर्बादी आज से शुरू होने वाली है, तो तैयार रहना। इसके बाद हम प्लाजा वाले लोग देखते हैं जिसके पास मिस्टर नाम आते हैं और बताते हैं कि विंसेंट ने आप सबको अपनी कसानो फैमिली मान लिया है। इसके बाद हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो कसानो फैमिली की तरह पूरी ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। इसके बाद हम जून और बाकी सबको देखते हैं जो कि अपनी ऑक्शन वाले जगह पर आ जाते हैं। दरअसल बाबल टावर में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था, आज उनका ऑक्शन होने वाला था, मतलब कौन सा फ्लोर किसको मिलेगा। इसके बाद हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो किसी न किसी बहाने से यहाँ पर आए हुए थे, मतलब कोई वेटर बना हुआ था, कोई बॉडीगार्ड बना हुआ था, कोई शेफ बना हुआ था, और यहाँ पर प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो केक भी लेकर आ रहे थे। इसके बाद हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर होन्सु सबको बताता है कि आज बाबल टावर के फ्लोर्स की बोली लगने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे जो कि बाबल टावर के फ्लोर्स के लिए बोली लगा रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ रहे थे, और दूर से विंसेंट जो भी यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे। इसके बाद जैसे ही होन्सु बोलता है कि हमें अब केक कटिंग करनी चाहिए, इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम ही केक लेकर आते हैं और वो पहले ही हॉल का दरवाजा चाबी से बंद कर चुके थे। इसके बाद यहाँ पर मिस चोई मिस्टर किम को पहचान लेती है, क्योंकि मिस चोई ने मिस्टर किम को ही कहा था कि वो चाय के फादर को मार डाले, और ये उन्हीं का आदमी था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इनके हिसाब से तो वो मर चुका था। इसके बाद मिस्टर किम सबको दिखाता है कि मैंने अपने शरीर पर बम लगा रखे हैं, और अगर तुम सब अभी यहाँ से नहीं गए और बाबल टावर से अपने रिश्ते खत्म नहीं किए तो बम के समेत मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर
किम बताता है कि इस केक के अंदर भी बॉम्ब है। ये देखकर तो वहाँ के लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद बड़ी सी स्क्रीन पर टाइमर चलना शुरू हो जाता है और वो बताता है कि 10 मिनट के अंदर ये बम फट जाएगा और तुम सब भी मेरे साथ मर जाओगे। इसके बाद तो सब लोग पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन मिस्टर किम बताते हैं कि मुझे नहीं पता, पहले मुझे किडनैप किया गया और मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। अब मैं अगर उसकी बातें नहीं मानूंगा तो वो मुझे मार डालेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम सब मेरी बात मान लो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विंसेंजो ने मिस्टर किम की बॉडी में ये बॉम्ब लगा दिए थे और वो कहता है कि ये बॉम्ब फेक है। इसके बाद विंसेंजो उसे समझाता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या बोलना है। इसके बाद वो कहता है कि ये सारे काम करने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम भी देने वाला हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जून कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बम रियल है, इसलिए ये सब लोग यकीन करने लगते हैं कि ये बम जरूर फेक होगा, लेकिन वो कहता है कि ये बम फेक नहीं है। इसके बाद मिस्टर किम बोलता है कि ये बम रियल है, फेक नहीं है। इसके बाद वो काउंटिंग करने लगता है और बोलता है कि 5 सेकंड के बाद ये बम फट जाएगा। इसके बाद जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं वो बम सच में फट जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ऐसा देखकर तो वहाँ के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चाय भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये बम जरूर फेक होगा। इसके बाद वो विंसेंजो से पूछती है क्या उसका बम रियल था। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे डैड के कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगा। अब ये सुनकर तो चाया बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। विंसेंजो से पूछता है कहीं तुमने अपना इरादा तो बदल नहीं दिया है, लेकिन तभी चाय को याद आता है कि इन लोगों ने उसके डैड के साथ क्या किया था। इसलिए वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने डैड के कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। इसके बाद वो फिर से विंसेंजो के साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों ही ये सब पूरी लाइव फुटेज में देख रहे थे। इसके बाद हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं, लेकिन विंसेंजो के लोगों ने तो पहले ही दरवाजा बंद कर रखा था कि तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि केक में जो बम लगा है वो इस पूरे हॉल को ही उड़ा देगा, इसलिए अपनी जान बचाना चाहते हो तो वही करो जो उस आदमी ने कहा था। इसके बाद विंसेंजो उन सबको ये भी बताता है कि मैं शुरू से ही तुम लोगों पर नजर रख रहा हूँ, इसलिए सब लोग ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर कैमरा कहाँ लगा है। इसके बाद हमें कैमरा दिखाया जाता है जो कि हॉल में ही लगा हुआ था, जिसकी मदद से विंसेंजो इन सब के ऊपर नजर रख रहा था। दूसरे हम सीईओ मैरी को देखते हैं जो कि हैकर भी थी, उसने सब लोगों के फोन को हैक कर रखा था, इसलिए वो वही मैसेज उन्हें भेज रही थी जो कि विंसेंजो ने उसे भेजने के लिए कहता है। इसके बाद उन सब लोगों के पास एक और मैसेज आता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बाबुल ग्रुप के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो और जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बाबुल ग्रुप के साथ साइन किया है उसे फाड़ डालो और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और कहो कि आज के बाद तुम बाबुल ग्रुप के साथ कोई डील साइन नहीं करोगे। वो सब लोग ऐसा ही करते हैं और अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ ढूंढ कर खाने लगते हैं जैसा कि विंसेंजो ने ऐसा करने के लिए कहा था। ये देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और विंसेंजो और चाय ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। अब ये सब लोग जैसे ही अपने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं वहाँ का टाइमर भी रुक जाता है। इसके बाद उन सब के पास एक और मैसेज आता है कि तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से भाग सकते हो। इसलिए जैसे ही मैसेज आता है वो सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि विंसेंजो के लोगों ने दरवाजे भी खोल दिए थे। इन सब लोगों को चैन की सांस आती है, लेकिन फिर से टाइमर चलने लग जाता है और होन्सी और सब लोग जून को कह रहे थे कि यहाँ से बाहर चलो, लेकिन जून कहता है कि मैं ऐसे बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही टाइमर पूरा हो जाता है वहाँ के केक में से एक फाउंटेन चलने लगता है, मतलब कि वो एक नकली बम था। इससे हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने इन सबको एक बार फिर से बेवकूफ़ बना दिया, जिससे जून को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि मिस्टर किम नाम के बंदे से मिलने जाता है, जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, मतलब कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगले चुनाव में खड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ मिस्टर किम के दूसरे साथी मिस्टर फियो को देखते हैं। अब किम को तो विंसेंजो ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। इसके बाद मिस्टर फियो को डर लगता है और वो मिस चोई के पास भागा हुआ आता है, क्योंकि वो पहले मिस चोई के लिए काम करता था और मिस चोई के कहने पर ही उसने चाय के फादर को मारा था। इसके बाद मिस चोई से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद वो सब कुछ बता देता है कि मैं पहले विंसेंजो के लिए काम करता था। अब ये सुनकर मिस चोई को उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे भी मरवा डालती है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और विंसेंजो को साथ भी दिया था। दूसरी तरफ होन्सी और विंसेंजो को आइस रिंग में देखते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि बाबल टावर की सारी इन्फॉर्मेशन होन्सी ने ही विंसेंजो को दी थी, जिससे कि वो साबित कर देता है कि वो सच में विंसेंजो के साथ है। इसलिए विंसेंजो भी उसके साथ हाथ मिलाता है और यहाँ पर होन्सी को भी विंसेंजो से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका तो विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि अपनी नई कसानो फैमिली यानी कि प्लाजा वाले लोगों के साथ बातें कर रहे थे कि उन्हें बाबल ग्रुप को कैसे बर्बाद करना है। वो उन्हें समझाते हैं कि उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उन लोगों के पास जाते हैं जो कि बाबल टावर के ऑक्शन में उनके साथ थे। इसलिए प्लाजा के दो लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड के पास जाते हैं, जो कि वो लेडी थी जो कि ऑक्शन में बैठे बैठे पेपर को खा रही थी। अब ये वीडियो उन सबको दिखा देते हैं, जिससे वो बोलती है कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद सीईओ मैरी से बताती है कि सबसे पहले
बाबल टावर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिर से शुरू करो और उसका कंस्ट्रक्शन फिर से रुकवा दो, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद फिर से दो लोग पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे भी वही वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद वो पुलिस चीफ को बोलते कि हमें हमारी प्लाजा की सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स हमारे प्लाजा के सामने चाहिए। इसके बाद उनमें से दो लोग किसी और के पास जाते हैं और बताते हैं कि प्लाजा के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे प्लाजा को प्रॉब्लम हो। अब ये सारे काम करके प्लाजा वाले लोग सारे वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इन सब ने ही ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी है और बड़े ही अमेजिंग स्टाइल में प्लाजा की तरफ चल के आ रहे थे। ये सीन सच में पूरे ड्रामे का बेस्ट सीन होता है, जहाँ पर ये सब अब पूरी ही कसानो फैमिली लग रहे थे। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जो कि होन्शु को अपने पास बुलाता है और इमोशनल बातें करने लगता है और कहता है कि मैंने मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं आज तक तुम्हारा ध्यान रखता हुआ भी आया हूँ, लेकिन असलियत क्या है वो तो हमें पता ही है। इसके बाद वो बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लायक नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें बाबल बायो कंपनी सौंप रहा हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब ये बात सुनकर होन्शु भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर केम के पास जाता है और वो उसे विंसेंजो के बारे में और उस ग्लूटन फाइल के बारे में बता देता है कि उस प्लाजा के नीचे ही वो ग्लूटन फाइल है और वहाँ पर बहुत सारा सोना भी रखा हुआ है। दूसरी तरफ विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि ग्लूटन फाइल के बारे में ही सर्च कर रहे थे कि इसमें और क्या क्या मिल सकता है, और ये सब लोग बातें कर रहे थे कि तभी विंसेंजो कुछ याद आता है और यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि विंसेंजो सीधा उन मोंग के पास जाता है और उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज आप इस टेंपल से कहीं और चले जाइए। दरअसल विंसेंजो को यहाँ से सोना निकालना था, लेकिन वो मोंक यहाँ से जाने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद वो मोंक उससे एक जरूरी बात करते हैं। अब विंसेंजो और उन मोंक के बीच क्या बात हुई है तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम जून के घर का सीन देखते हैं जिसने सारे ही जरूरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने घर पर बुलाया हुआ था और वो कहता है कि आप बाबल टावर को बनवाने में हमारी हेल्प कीजिए। इसके बाद जून इन सब को ऑफर करता है कि अगर आप सब हमारी हेल्प करोगे तो आपको एक एक गोल्डन फ्रॉक दिया जाएगा, मतलब एक सोने का बना हुआ फ्रॉक, जिसके लालच में वो सब लोग जून का साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम प्रोसिक्यूटर ताई को देखते हैं जो कि जून के साथ ही उसके घर की मीटिंग में शामिल थे, लेकिन हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ जून के साथ होने का नाटक कर रहे हैं। दरअसल वो बहुत पहले ही विंसेंजो के साथ हाथ मिला चुके हैं, क्योंकि ऑफिसर सीओ ने अपने चीफ को बता दिया था कि गुलेटन फाइल विंसेंजो के पास है। इसलिए प्रोसिक्यूटर ताई विंसेंजो के साथ दे रहे थे क्योंकि वो गुलेटन फाइल को हासिल करना चाहते थे और उस फाइल की हेल्प से उनका प्रमोशन हो सकता था। इसलिए ही वो जून के पास जाते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन विंसेंजो को लाकर देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उनकी वॉच में एक छोटा सा कैमरा है जिससे उन्होंने जून के घर में होने वाली सारी मीटिंग की वीडियो बना ली थी, जिसे कि विंसेंजो और वो सब आपस में बैठकर देख रहे थे और उन्हें जून की सारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर केम को देखते हैं जो कि जून होन्शु और उन सब से मिलने जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लोग नए चेयरमैन के आने से खुश नहीं हैं, इसलिए अच्छा होगा कि बाबल की चेयरमैनशिप फिर से होन्शु के हाथ में दे दी जाए। अब बात सुनकर जून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात को नहीं टाल सकता, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसके बाद फिर से मिस्टर केम बोलते हैं कि मैं डायरेक्टर हान को चीफ प्रोसिक्यूटर भी बना रहा हूं और ये बात मिस चोई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते थे। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान और होन्शु को देखते हैं जो कि अपनी जीत का जश्न बना रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही चेयरमैन और चीफ प्रोसिक्यूटर बन चुके थे। इसके बाद डायरेक्टर हान होन्शु को बताता है कि मैंने इंटरपोल को पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि विंसेंजो कोरिया में आया हुआ है, इसलिए अगले 24 घंटे में ही इंटरपोल विंसेंजो को पकड़ने के लिए आ जाएगा। अब ये बात सुनकर होन्शु को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि इस बारे में उसे पता नहीं था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर डायरेक्टर हान अब चीफ प्रोसिक्यूटर बन जाता है और वो एक अच्छी खासी स्पीच देता है। अब ये न्यूज विंसेंजो और चाय भी देख लेते हैं। चाय उससे बोलती है कि इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन होन्शु ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी विंसेंजो के पास होन्शु कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए आइस रिंग में मिलो, और विंसेंजो से मिलने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम होन्शु और विंसेंजो को आइस रिंग में मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर होन्शु उसे कहता है कि अब हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, और ये कहकर वो विंसेंजो की तरफ गन पॉइंट करता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, विंसेंजो ने पहले ही उसकी तरफ गन पॉइंट करके रखी हुई थी और वो उसे कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह धोखेबाज निकले, मुझे तो तुम पर पहले से यकीन नहीं था। इसके बाद वो उसे कहता है कि प्लीज गन को नीचे करो, लेकिन तभी यहाँ पर इंटरपोल भी आ जाता है और वो विंसेंजो को अरेस्ट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर होन्शु विंसेंजो के कंधे पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से विंसेंजो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसका बहुत सारा खून भी बहने लगता है। अब ये देखने के लिए कि विंसेंजो मरा या फिर नहीं, एक इंटरपोल का ऑफिसर उसके पास जाता है और उसकी सांसों को चेक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो विंसेंजो के पास जाता है, विंसेंजो उठ खड़ा होता है और उसी इंटरपोल के ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है और स्टेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन हम होन्शु को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि
विंसेंजो ने उसे कंधे पर गोली मारी थी। इसके बाद वो सबको बताता है कि विंसेंजो को पहले से पता चल गया था कि इंटरपोल उसे पकड़ने के लिए आने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही सब तैयारी करके रखी थी और आइस स्केटिंग रिंग में पहले से ही वहां पर उसके लोग थे। अब विंसेंजो ने सारे ही इंटरपोल के ऑफिसर्स को मार डाला और मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि तुम्हारे मरने का वक्त अभी नहीं आया है। इसके बाद जून उसे कहता है कि लेकिन विंसेंजो को पहले से ही कैसे पता चल गया कि इंटरपोल उसे पकड़ने आने वाला है। अब ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अपना ख्याल रखना और अगर अपनी जान प्यारी है तो विंसेंजो से दूर ही रहना। ये कहकर जून और मिस चोई और डायरेक्टर हान यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस चोई को देखते हैं जो कि डायरेक्टर हान के पास जाती है और उसे कहते हैं कि इंटरपोल को तुमने ही बुलाया था ना। इस पर डायरेक्टर हान हाँ बोल देता है। इसके बाद वो बोलते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब विंसेंजो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, इसलिए अपनी जान का ख्याल रखना। अब ये सुनकर तो डायरेक्टर हान भी डर जाता है। दूसरी तरफ विंसेंजो चाय और सबको देखते हैं जो अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि होन्सू ने पहले से ही विंसेंजो को सब कुछ बता दिया था कि इंटरपोल उसे पकड़ने आने वाला है, इसलिए इन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी और जो खून निकला था विंसेंजो का वो भी नकली था। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जब इंटरपोल ने विंसेंजो को पकड़ लिया था और विंसेंजो उन सबसे डील करता है और उसे पता चल जाता है कि इंटरपोल को पाउलो ने ही भेजा है, इसलिए वो इंटरपोल को पाउलो के खिलाफ ही सबूत दे देता है कि वो कितने काले कारनामे करता है। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद इंटरपोल विंसेंजो को छोड़ देती है और पाउलो को पकड़ने के लिए इटली में वापस चली जाती है। इस तरह विंसेंजो इंटरपोल से बच जाता है, जिसमें होन्सू ने भी उसका पूरा साथ दिया था। इसके बाद विंसेंजो और होन्सू यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन होन्सू उससे कहता है कि उन लोगों को मुझ पर शक हो सकता है, इसलिए तुम मेरे कंधे पर गोली मार दो ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है। इस तरह विंसेंजो उसके हाथ पर गोली मार देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर विंसेंजो और चाया बाबल टावर को कैसे गिराया जाए इसके बारे में सोच रहे थे। इसके बाद वो प्लान बना लेते हैं और जून के फोन को हैक कर लेते हैं। इसके बाद वो जून के फोन से उन सब लोगों को मैसेज भेजते हैं और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं और साथ ही वो वीडियो भी भेजते हैं जो कि जून के घर की मीटिंग की वीडियो होती है, जिसमें कि ये सारे लोग जून का साथ देने के लिए तैयार थे, या तो सही तरीके से या फिर गलत तरीके से। अब इस वीडियो को देखकर तो वो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वीडियो उनके खिलाफ सबूत था। इसलिए जैसे ही वो उस जगह पर मिलने जाते हैं जहां पर जून ने उनको मैसेज करके बुलाया था, मतलब कि विंसेंजो ने, वहां पर उनकी ही वो रिकॉर्डिंग चलने लगती है जो कि उन्होंने जून के घर पर बातें की थी कि हमें बाबल टावर को बनाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, फिर चाहे वो इलीगल हो या फिर लीगल। अब ये सारी बातें मीडिया में फैल जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा विंसेंजो का ही प्लान था, जिस वजह से उन सबको लगता है कि जून ने उन सबको धोखा दिया है, लेकिन ये सब तो विंसेंजो ने ही किया था। इसके बाद हम सीओ मैरी को देखते हैं जिसने कि सब कुछ हैक कर रखा था। इसके बाद हम चीफ प्रोसिक्यूटर ताई को देखते हैं जो कि जून के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि आपने इस वीडियो को हमारे खिलाफ यूज करके अच्छा नहीं किया, इसलिए हम सब आपका साथ अब नहीं देंगे। अब यह बात जानकर जून को कुछ ही समझ नहीं आता कि वो वीडियो लीक कहां से हुई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो बाबल टावर के खिलाफ अब केस लड़ने के लिए तैयार थे और वो कहते हैं कि हम इस बाबल टावर को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और बनने से पहले ही इसे खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हम होन्सू और जून और मिस चोई को देखते हैं। होन्सू उसे बताता है कि मैंने अपने घर में सब कुछ चेक करवा लिया है, लेकिन कैमरा अभी भी मुझे कहीं नहीं मिला। इसके बाद मिस चोई बोलती है कि उस दिन मीटिंग में बहुत सारे लोग आए थे, क्या पता उनमें से कोई कैमरा लगाकर आया हो और उसी ने ये वीडियो बनाई हो। लेकिन जून को समझ में आ जाता है कि ये सारा विंसेंजो का ही प्लान है। इसके बाद मिस चोई कहती है अगर सच में ये सारा विंसेंजो का प्लान है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद मिस चोई के पास एक मैसेज आता है कि चाय ने बाबल ग्रुप के खिलाफ मुआवजे का केस दायर कर दिया है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जिसके पास विंसेंजो कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब इस पर डायरेक्टर हान को भी हाँ करनी पड़ती है। दूसरी तरफ चाय को देखते हैं जो कि मिस चोई से मिलने आती है और वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें कि उन सारे लोगों की रिकॉर्डिंग थी जो कि कबूल कर रहे थे कि उन्होंने मिस चोई के कहने पर ही बहुत सारे लोगों को मारा है। और एक रिकॉर्डिंग में तो एक आदमी साफ साफ मिस चोई का नाम ले रहा था, जिसे देखकर वो कहती है कि ऐसी रिकॉर्डिंग तो बाजार में कहीं भी मिल जाती है, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन चाय के पास उसके खिलाफ बहुत ही सारे सबूत थे और वो बोलते हैं कि इन सारे सबूतों के लिए मैं कम से कम तुम्हें 30 साल जेल में सड़ा सकती हूँ। इसके बाद मिस चोई कहती है कि देखते हैं क्या होता है, तुम जीतती हो या फिर मैं जीतती हूँ। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि विंसेंजो से मिलने आता है। विंसेंजो से कहता है कि पहले मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, लेकिन तुमने जो इंटरपोल की हरकत की है उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर डायरेक्टर हान को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम एक चीफ प्रोसिक्यूटर से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसके बाद डायरेक्टर हान वहां पर बहुत सारे लोगों को बुला लेता है जो कि विंसेंजो की तरफ गन पॉइंट करे हुए थे, लेकिन विंसेंजो आसानी से उन सब के पैर में गोली मार देता है और उन सबको यहाँ से बाहर भगाने के लिए कह देता है। इसे देखकर तो डायरेक्टर हान भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो विंसेंजो से भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो। इसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जून को देखते
देखते हैं जो अपने घर में आराम से सोया हुआ था कि तभी उसके फील होता है कि उसके घर में कोई आया है, इसलिए वो बाहर जाकर देखता है और साथ में हॉक स्टिक भी उसके पास थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 3 मास्क वाले आदमी आए हुए थे जो कि जुन पर हमला कर देते हैं। अब जुन इन सबको पहचान नहीं पाता, अब जुन के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है और वो सब लोग भी इसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन आगे जाकर जुन एक जगह पर छिप जाता है जहाँ पर ये लोग उसे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और जुन बाल बाल बच जाता है। इसके बाद जुन जैसे ही घर जाता है हमें पता चलता है कि उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया था जिसे होन्सू और मिस चोई उसकी हेल्प कर रहे थे निकालने में। इसके बाद होन्सू यहाँ पर नाटक करता है कि हमें उन लोगों को मार डालना चाहिए, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उनकी ऐसी हालत देखकर, क्योंकि वो पहले से ही विंसेंट के साथ मिला हुआ था। इसके बाद मिस चोई बोलते हैं कि हमें इनका कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर जो को देखते हैं जिसके पीछे कुछ आदमी पड़े हुए थे। हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर केम के आदमी थे जो कि मिस्टर जो को पकड़ लेते हैं और उसे मिस्टर केम के सामने पेश करते हैं। इसके बाद मिस्टर केम उससे ग्लूटेन फाइल के बारे में पूछता है। अब मजबूरी में मिस्टर जो को सब कुछ बताना पड़ता है कि वो ग्लूटेन फाइल उस प्लाजा के नीचे है और वहाँ पर बहुत सारा सोना भी दबा हुआ है। इसके बाद वो उससे कहता है चलो फिर उस बेसमेंट को खोल लेते हैं, लेकिन मिस्टर जो कहता है कि उस बेसमेंट को नहीं खोल सकते क्योंकि उसका एक ही इरीज लॉक था जो कि उसी बेसमेंट के अंदर छूट गया है, इसलिए हम उसे कभी दोबारा नहीं खोल सकते। इस पर मिस्टर केम कहता है कि हम उसे नहीं खोल सकते, लेकिन जिस आदमी ने वो लॉक बनाया है वो तो उसे खोल सकता है ना, इसलिए तुम एक काम करो उस आदमी को ढूंढो जिसने कि वो लॉक बनाया है। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जो जैसे ही अपने बेसमेंट में आता है कहीं पर जाने के लिए, वहाँ पर फिर से कुछ मास्क पहने वाले लोग आ जाते हैं जो कि जुन पर हमला कर देते हैं और उसके सारे बॉडीगार्ड्स को भी मार डालते हैं, जिससे जुन भी डर जाता है और वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन पीछे से ये लोग उसकी कार पर भी बहुत सारे बुलेट्स फायर करते हैं, लेकिन जुन की कार बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो बच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ ये सारी बातें मिस चोई और प्रोसिक्यूटर हान को भी पता चल जाती है। यहाँ पर मिस चोई कहते हैं कि वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तुम इन्हें पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल देते। इस पर डायरेक्टर हान कहते हैं कि अगर हमने उन सबको जेल में डाला तो ग्लूटेन फाइल को मीडिया में लीक कर देंगे जिससे हम सब की हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद डायरेक्टर हान उसे सलाह देता है क्यों ना हम चेयरमैन जुन को थोड़े दिनों के लिए जेल में बंद कर दें, क्योंकि जेल में विंसेंट जो कभी भी नहीं पहुंच सकता। और ये आइडिया मिस चोई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उस आइडिया के साथ जुन के पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा सेफ जगह आपके लिए जेल ही हो सकती है। अब तो हमें तो बताइए कि जुन को जेल से कितनी ज़्यादा नफरत है। वो कहता है कि मैंने अपनी चेयरमैन की पहचान इसलिए छुपा के रखी थी क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना था और अब तुम लोग मुझे वहीं भेजने की तैयारी कर रहे हो, मैं कभी भी जेल नहीं जाऊँगा। इस पर मिस चोई से समझाती है कि आपको जेल में 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अभी आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि विंसेंट जो अब तक जेल में कभी भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए जुन भी इस बात पर मान जाता है। इसलिए जैसे ही वो अगले दिन ऑफिस में आता है वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे टैक्स के घोटाले में अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन ये तो जुन का ही प्लान था। लेकिन इससे पहले वो होन्सू से बात करता कि मेरे जाने के बाद कंपनी को अच्छे से संभाल लेना, लेकिन इस पर होन्सू भी उसे अपना असली रंग दिखा देता है, जिससे जुन को पता चल जाता है कि होन्सू उसके खिलाफ कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था और विंसेंट के साथ मिला हुआ था। अब ये देखकर तो जुन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जुन के जेल जाने के बाद होन्सू यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके जाने के बाद वही अब यहाँ का चेयरमैन बनने वाला है। इसके बाद जुन सीधा यहाँ से प्रोसिक्यूटर हान के ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे ऑफिसर जे भी मिल जाता है जिसने कि विंसेंट को धोखा देकर अब जुन का साथ दिया था। इसके बाद 2 ऑफिसर जो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, विंसेंट जो कभी भी तुम्हें मार सकता है, लेकिन ऑफिसर जे कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। दूसरी तरफ विंसेंट जो और होन्सू को देखते हैं, होन्सू उससे पूछता है तुम मुझे तो नहीं मारोगे ना, लेकिन इस पर विंसेंट जो मना कर देता है। इस पर वो उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। इसके बाद वो बताते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और तुम अब सही रास्ते पर चल रहे हो और मेरे साथ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बात सुनकर तो होन्सू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जिसे जेल में रहकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तभी उससे विंसेंट जो मिलने आता है। जुन उसे कहता है कि देखा मैं तुमसे बचने के लिए यहाँ पर पहुंच गया हूँ, तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते। लेकिन इस पर विंसेंट जो स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ जेल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी प्लानिंग की वजह से आए हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो लोग जुन को परेशान कर रहे थे उस पर फायरिंग कर रहे थे वो सब लोग प्लाजा के लोग थे और ये सारा प्लान विंसेंट जो का ही था। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम विंसेंट जो को देखते हैं जो कि डायरेक्टर हान को बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जुन को जेल के अंदर बंद करना है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसी वजह से विंसेंट जो कहने पर ही डायरेक्टर हान ने मिस चोई को आइडिया दिया था कि हमें चेयरमैन जुन को जेल में बंद कर देना चाहिए, मतलब कि सारा प्लान विंसेंट जो का ही था। अब ये बात जानकर तो जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते,
इसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। जैसे कि बिल्ली का पेट जब भर जाता है तो वो अपने चूहे से जी भर के खेलती है जब तक उसका पेट खाली नहीं हो जाता। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे बाबल टावर के सपने को बर्बाद कर दूंगा। तुम यहाँ जेल में बैठे बैठे अपने बाबल टावर के सपने को टूटते हुए देखोगे, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद जुन उसे कहता है कि देखना मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। इसके बाद वो उसे सबूत दिखाता है कि जो मैंने तुम्हारी पेपर कंपनी से सबूत चुराए थे वो अभी तक मेरे पास ही हैं। अब ये देखकर तो जुन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसके हिसाब से ये सारे सबूत उसने ऑफिसर जे को दे दिए थे और ऑफिसर जे तो उनके साथ ही मिला हुआ है। लेकिन ये सबूत विंसेंट जो पास कहाँ से आए क्योंकि उसने पहले से ही इसकी कॉपी बनाकर रख ली थी। अब ये बात जानकर तो जुन को समझ में आ जाता है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है। इसके बाद मिस चोई भी उससे मिलने आती है और वो उसे कहता है कि मतलब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि विंसेंजो के पास मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। इसके बाद मिस चोई कहती है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ विंसेंजो के दोस्त को देखते हैं जो कि इटली से स्पेशली उससे मिलने आया था। इसके बाद उसे पता चलता है कि इटली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से विंसेंजो को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर जो को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि हमें पता चलता है कि मिस्टर जो को तो मिस्टर किम ने पकड़ रखा है। इसके बाद मिस्टर जो सीओ मैरी को भी ढूंढ लेता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि उस लोग को सीओ मैरी ने ही बनाया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वो मिस्टर केम को दे देता है। जिसके बाद मिस्टर केम अब सीओ मैरी को पकड़ने यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विंसेंजो को देखते हैं जो अब इटली जाने के लिए तैयार था। यहाँ पर हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो कि विंसेंजो के जाने पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम चाय को देखते हैं जो कि विंसेंजो को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। विंसेंजो से कहता है कि यहाँ मेरे जाने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन चाय कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद वो उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम सीओ मैरी को देखते हैं जो कि प्लाजा में होती है लेकिन तभी मिस्टर केम के लोग आते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाते हैं, मतलब कि उसी टेंपल में जहाँ पर उन्होंने मिस्टर जो और उन दोनों मोंग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रखा था। इसके बाद मिस्टर केम सीओ मैरी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस लोक को खोल दो। अब सीओ मैरी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो उस लोक को खोल देती है। लेकिन जैसे ही मिस्टर केम और मिस्टर जो उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ तो बेसमेंट में कुछ भी नहीं है, मतलब कि पूरा बेसमेंट खाली पड़ा है। और यहाँ पर हम व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर तो इतना सारा सोना था वो आखिर गया कहाँ। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब मिस्टर केम को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसलिए वो ऊपर जाकर मिस्टर जो को पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर इतना सारा सोना और गुलटन फाइल थी वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन मिस्टर जो को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी सीओ मैरी को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है और भागकर प्लाजा वाले लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन मिस्टर केम और सारे लोग भी उसके पीछे थे। लेकिन तभी उसे सामने से चाया और मिस्टर नाम आते हुए दिख जाते हैं। अब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। इसके बाद सीओ मैरी उसे सब कुछ बता देती है कि कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ पर घुस आए हैं और मुझसे बेसमेंट खोलने के लिए कहा है। लेकिन तभी चाया मिस्टर नाम से कहती है कि जल्दी से प्लाजा वाले लोगों को बुला कर लाओ। अब मिस्टर नाम तो यहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर किम चाय से कहते हैं कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। लेकिन चाय कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इसलिए मिस्टर किम अपने गुंडे को भेजते हैं और सीओ मैरी को लाने के लिए कहते हैं और इस पर वो चाय पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला था यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विंसेंजो की। वो उस आदमी को पकड़ता है और उसे घुमाकर बिल्डिंग के नीचे ही फेंक देता है। जिसके बाद मिस्टर केम कहते हैं कि तुम जरूर विंसेंजो का सान होगे। इसका तो बोलता है कि तुमने ठीक कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो 5 मिनट में यहाँ से निकल लो। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ से नहीं जाते। इसलिए विंसेंजो उनकी तरफ इशारा करता है कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो मेरी तरफ आ जाओ। और ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम देखते कि विंसेंजो की और उन लोगों की बहुत ही अच्छी फाइट होती है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी विंसेंजो के सर पर एक स्टिक मार देता है जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है। इसलिए वो इंजर्ड हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग विंसेंजो कुछ कर पाते वहाँ पर प्लाजा वाले लोग आ जाते हैं और उन लोगों को बिना सरफ और साबुन के बहुत ही अच्छा खासा धो देते हैं क्योंकि हमें तो पता ही है हमारे प्लाजा वाले लोगों के अंदर एक फाइटर छुपा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये फाइट खत्म हो जाती है। इसके बाद विंसेंजो मिस्टर जो से पूछता है कि ये आदमी कौन है। इसके बाद मिस्टर जो बताता है कि इसका नाम मिस्टर केम है और ये यहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिस्टर केम फिर भी नहीं मानता तो चाया पीछे से आती है और उसके सिर पर वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब प्लाजा वाले लोग विंसेंजो को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और विंसेंजो भी उन सब की तारीफ करता है क्योंकि आज उन सब ने एक साथ मिलकर विंसेंजो को भी बचाया था और अपने प्लाजो को भी। इसके बाद हम मिस्टर जो को देखते हैं जो विंसेंजो से पूछता है कि आखिर तुमने इतना सारा सोना इतने कम वक्त में कैसे निकाला। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जब पिछली बार विंसेंजो मोंग से बातें करने गया था इस टेंपल को खाली करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से मोंग उसे कहता है कि हमें बेसमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है क्योंकि हमें
हमें यहाँ पर बैठने पर बिजली के झटके लगते हैं और तब हमने यहाँ खोलकर देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद वो विंसेंजो से पूछते हैं यहीं पर वो सोना दफनाया गया है ना। इस पर विंसेंजो को भी अब हाँ करनी पड़ती है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे इस सोने को निकालने में आपकी हेल्प चाहिए। इस बार मॉन्क हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो सीओ मैरी के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें आज रात को ही उस लॉकर को खोलना होगा। अब इस पर सीओ मैरी भी हाँ बोल देती है क्योंकि विंसेंजो ने उसका हिस्सा देने के लिए उसे हाँ कह दी थी। अब ये सारे लोग रात को आते हैं और लॉकर को खोलने की ट्राई करते हैं, जहाँ पर सीओ मैरी उस लॉकर को फाइनली ओपन कर देती है, जिससे वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फाइनली उन्हें पहली बार सोने के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ा थोड़ा करके सोने यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। इसके बाद मिस्टर जो विंसेंजो से पूछता है कि वो ग्लूटेन फाइल कहाँ है। विंसेंजो से कहता है कि वो मेरे पास है और मैं सही वक्त आने पर तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम विंसेंजो और चाय को देखते हैं, जहाँ पर चाय उसे कहती है कि वापस आने के लिए थैंक यू। दूसरी तरफ मिस्टर केम को देखते हैं, उसे जैसे ही होश आता है उसके हाथ में एक सोने का बिस्किट था जो कि नकली था, जिसे देखकर उसे विंसेंजो और बाकी सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम मिस्टर नाम को देखते हैं जो ग्लूटेन फाइल में कुछ और सर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बबल टावर को बुरी तरह से बर्बाद कर दें। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर पार्क थे जो कि मिस्टर केम के बॉस हैं, उसके बारे में भी ग्लूटेन फाइल में कुछ लिखा हुआ था, जिसे ये लोग लीक कर देते हैं और अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए मिस्टर केम के भी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम इन सबको लंच करते देखते हैं। इसके बाद मिस्टर केम को देखते हैं जो कि विंसेंजो की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उन सब पर भी चिल्लाता है क्योंकि वो विंसेंजो को पहले नहीं पकड़ पाए थे। इसके बाद इन्हें इस चीज़ की टेंशन होने लगती है कि अब बबल टावर का केस फिर से रीओपन हो जाएगा। अब इस पर मिस्टर जो कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे कि मैं बबल टावर के केस को रोक सकता हूं, लेकिन बदले में आपको मेरा प्रमोशन करना होगा। इसलिए मिस्टर केम भी इसका प्रमोशन कर देते हैं। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। वहां पर एक कैदी जुन का मजाक उड़ाता है, जिसे देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तो उसके कान पे ही काट लेता है और वहां पर उसका बहुत सारा खून आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जुन एक नंबर का साइको इंसान है। वहां पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और जुन को उस आदमी से अलग करते हैं, जिसमें वो सच में पुलिस स्टेशन में रहकर पूरा ही पागल हो चुका था। इसके बाद हम मिस्टर नाम को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हालत में विंसेंजो और चाय के पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद वो चाय को एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था कि बबल टावर के केस को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के इलेक्शन आने वाले हैं। ये न्यूज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो फिर से ग्लूटेन फाइल को ओपन करते हैं और उसकी हेल्प से बबल टावर के केस को फिर से रीओपन करवा देते हैं। अब जैसे ही इसकी खबर मिस चोई को लगती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऑफिसर जे को कॉल करती है जिसका प्रमोशन हो चुका था। वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। दरअसल ये सारा प्लान ऑफिसर जे का ही था कि वो बबल टावर के केस को बंद करवा देगा, लेकिन उन्होंने ग्लूटेन फाइल की हेल्प से फिर से उसे रीओपन करवा लिया। लेकिन अब ऑफिसर जे उसकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि अब तो उसका प्रमोशन हो चुका था। इस बात पर मिस चोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हान को देखते हैं जो उसी जज के पास जाते हैं ताकि इस टाइम भी वो बबल टावर के केस में उन्हीं का साइड ले। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो जज यहाँ से बाहर निकलता है, विंसेंजो उसे नाम कर लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर तूने इस टाइम बबल वालों को साथ दिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोची भी ना होगी। अब इस बात पर जज बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसलिए वो इस केस में विंसेंजो को साइड लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर आज बबल टावर की पहली सुनवाई होने वाली थी। यहाँ पर हम सब लोगों को देखते हैं जिसमें मिस चोई बबल टावर की तरफ से लड़ने वाली थी और चाया गम का प्लाजा की तरफ से लड़ने वाली थी और यहाँ पर प्लाजा के सारे लोग भी आए हुए थे। इसके बाद जैसे जज यहाँ पर आते हैं, प्लाजा के सारे लोग उनके रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होते क्योंकि वो जानते थे कि वो कितना करप्टेड जज है। इसके बाद वो बड़े स्टाइल में वहाँ पर बैठे रहते हैं। ये सच में बहुत ही फनी सीन होता है। दूसरे हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि इस पूरी ही लाइव कॉन्फ्रेंस को सीसीटीवी में देख रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि बबल टावर का क्या होगा। इसके बाद जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, यहाँ पर चाया अपना पहला गवाह पेश करती है जो कि और नहीं बल्कि विंसेंजो ही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो खड़ा होता है, फोन से उसे अच्छे से तैयार करता है और यहाँ से भेज देता है। तो दूर से मिस चोई भी देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि होन्चो हमेशा सही विंसेंजो के साथ था और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि बबल टावर ने इलीगल तरीके से गंगा प्लाजा की जगह को अपने अंडर में लिया है और इसका मेरे पास सबूत भी है। इसके लिए वो एक वीडियो फुटेज दिखाने की बात करता है। मिस चोई उसका विरोध करती है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद जज भी वीडियो चलाने की परमिशन दे देता है क्योंकि वो तो पहले से ही विंसेंजो के साथ मिला हुआ है। इसके बाद विंसेंजो वही वीडियो चला देता है जो कि जुन के घर पर ली गई थी। लेकिन इसमें हम नोटिस करते हैं कि होन्सियो, मिस्टर चोई, डायरेक्टर हान और जुन के फेस ब्लर होते हैं। इन्हें देखकर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन दूसरी तरफ होन्सियो तो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद वो बबल टावर के ऑक्शन वाली वीडियो भी सुनाता है जहाँ पर सभी लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट खा रहे थे। ये देखकर तो मिस चोई हैरान हो जाती है कि आखिर हम सबके चेहरे ब्लर क्यों किए गए हैं। दूसरी तरफ
डायरेक्टर हान इतना डर जाता है कि वो अपने हाथ से ही अपना चेहरा छुपा लेता है। इसका तो सोचता है कि हम सबके चेहरे ब्लर क्यों किए गए हैं, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही होती। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि ऑफिसर जे से मिलने जाता है और उसे आखिरी बार समझाता है कि बाबल का साथ छोड़कर फिर से मेरे साथ आ जाए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये वार्निंग देकर वो उसे यहाँ से चला जाता है और कहता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। इसके बाद हम डायरेक्टर हान और मिस चोई को देखते हैं जो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि विंसेंजो ने हमारे चेहरे ब्लर क्यों कर रखे हैं। इसके बाद मिस चोई कहती है क्योंकि वह हम सबको मारना चाहता है, अगर हम सबको जेल हो गई तो वो हमें वहां नहीं मार पाएगा। अब इस बात को सुनकर डायरेक्टर हान तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। अब इस बात को लेकर उन दोनों बहस होने लगती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, ये सारी तुम्हारी गलती है। इसलिए ये दोनों अब अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर प्लाजा वाले सारे लोग न्यूज में देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि बाबल टावर ने जितने भी प्लाजा की जगह ली है वो सारी इलीगल है, इसलिए वहां पर बाबल टावर नहीं बनेगा और गमगा प्लाजा को अपनी जगह वापस मिल जाती है। जिसे सुनकर अब ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके घर उनसे कोई नहीं छीनेगा। दूसरी तरफ होन्सो को देखते हैं जो अब एक जिम्मेदार चेयरमैन होने का पूरा फर्ज निभाता है और उनकी जो नारकोटिक दवाइयां थी जैसे कि RD-90 और BLSD उन सब पर रोक लगा देता है। इसको डायरेक्टर हान उससे मिलने आते हैं और कहता है कि मुझे भी अपने साथ रख लो, लेकिन होन्सो मना कर देता है कि मैं तो विंसेंजो के साथ ही रहूंगा क्योंकि वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा और समझदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिससे कि विंसेंजो मिलने आता है। जून उसे कहता है कि अब तू यहाँ पर क्या करने आया है। इसके बाद विंसेंजो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उसने उसके मिनिएचर बाबल टावर के मॉडल को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसे देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर विंसेंजो जून के घर में जाता है और उसके बाबल टावर को गोलियों से भून देता है और उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है। अब अपने बाबल टावर को ऐसे देखकर जून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा सबसे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। विंसेंजो उसे ऑल द बेस्ट कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि ऑफिसर जैसे बोल रहे थे कि मुझे 3 महीने के लिए जेल के अंदर डाल दो, मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाओगे 3 महीने तक मैं जेल से बाहर ही ना आ पाऊं। ऑफिसर जे उससे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो कहता है क्योंकि विंसेंजो का अगला टारगेट मैं ही हूं, इसलिए अगर मैं जेल में होऊंगा तो वो मुझे मार नहीं पाएगा। इसके बाद हम विंसेंजो और होन्सियो को मिलते हुए देखते हैं। विंसेंजो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई जैसे ही जेल से बाहर आएगा वो सबसे पहले तुम्हें मार डालेगा। लेकिन होन्सियो उसे कहता है कि मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं उसका सामना करना चाहता हूँ और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं और तुम भी तो हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे होते हुए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद विंसेंट जो चाय से मिलने जाता है और उसे कहता है कि अब हमें साथ में काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन चाय कहती है मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ देना चाहती हूँ। इसके बाद उसे यह भी पता चल जाता है कि ऑफिसर जे ने उन सारे विक्टिम्स को छोड़ दिया है जो कि बाबल टावर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद तो विंसेंजो को ऑफिसर जे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं जो कि जून को बाहर निकालने की प्लानिंग करती है, इसलिए वो कहती है कि मैं सारे इल्जाम अपने सर पर ले लूंगी ताकि जून जेल से बाहर आ जाए और वो इस बारे में मिस्टर केम को भी बता देती है। मिस्टर केम भी उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस चोई अपने खिलाफ झूठे सबूत तैयार करती है ताकि वो खुद जेल चली जाए और जून को बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ ऑफिसर जे को देखते हैं जो प्रमोशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए अपने कलीग्स को पार्टी देने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए टेरेस पर जाते हैं वहाँ पर उसे विंसेंजो मिल जाता है। विंसेंजो से कहता है कि मैंने तुझे आखिरी बार वार्निंग दी थी लेकिन तूने उसका भी फायदा नहीं उठाया, इसलिए विंसेंजो अब उसे छत से धक्का दे देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल अब विंसेंजो अब इन सबको एक एक करके मारने वाला था ताकि वो अपने सारे बदले पूरे कर सके, इसलिए सबसे पहले उसने ऑफिसर जे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद हम इस चोई को देखते हैं जो कि जून के पास जाती है और उसे अपना प्लान बताती है कि वो सारे इल्जाम अपने सर पर ले लेगी जिसकी वजह से आप जेल से बाहर आ जाओगे। अब ये सुनकर तो जून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मिस चोई से वादा करता है कि जब भी तुम जेल से बाहर आओगी मैं तुम्हें बाबल की चेयरवुमन बना दूंगा। अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जून यहाँ पर सोच लेता है कि वो विंसेंजो को मार डालेगा। दूसरी तरफ ये बात सब जगह फैल जाती है कि चोई को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता कि उसके बदले में जून बाहर आ गया है। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो जेल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। दूसरी तरफ जून जेल से रिहा हो जाता है, लेकिन विंसेंजो और चाय को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम चाय को देखते हैं जो कि अपने एक फेयरवेल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जब विंसेंजो उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो सच में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। इसके बाद जैसे ही चाया यहाँ से बाहर निकलती है हम देखते हैं कि जून उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि चाया जैसे ही पार्टी वाली जगह पर पहुंचती है दो मास्क वाले इंसान चाय को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ जून सीधा यहाँ से होन्सू के पास जाता है। होन्सू जैसे ही उसे अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता
जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो जेल से बाहर आ गया है। इसके बाद जुन उसे कहता है कि तूने मुझसे गद्दारी की है, इसलिए अब मैं तुझे उसकी सजा दूंगा। यहाँ पर होन्सो उसे कहता है कि मैं सजा के लिए तैयार हूँ, शायद मेरी किस्मत में ही मेरे पिता की तरह मरना ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर जुन उसे मारता नहीं बल्कि उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद विंसेंजो को देखते हैं जिसके घर के बाहर कोई एक पैकेट छोड़कर चला जाता है जिसमें कि खून से भरे हुए चाय के इयररिंग्स थे, जिन्हें देखकर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुन का सीन देखते हैं जहाँ पर होन्सो बेहोश पड़ा हुआ था और यहाँ पर चाय के हाथ पैर बंधे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर जुन आ जाता है और चाया उसे भला बुरा कहने लगती है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, तुम्हारे अंदर तो ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर जुन उसे कहता है तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर तुम ही बताओ मैं अच्छा हुआ या फिर बुरा। इसके बाद वो बोलती है कि जिस लड़की से प्यार करते हो उसे किडनैप नहीं करते। जून उसे कहता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें उस विंसेंजो का नहीं बल्कि मेरे साथ देना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर वो विंसेंजो कॉल करता है और विंसेंजो उससे कहता है अगर तूने चाय को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस पर जून कहता है कि मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू यहाँ पर नहीं आ जाता, इसलिए अगर उसकी जान बचाना चाहता है तो जल्दी से यहाँ पर आ जा। इसके बाद विंसेंजो जून के घर पर पहुंच जाता है जहाँ सबसे पहले उसकी चेकिंग होती है, कहीं उसके पास गन तो नहीं है। जैसे ही ऊपर आता है वो ऊपर का हाल देखता है जहाँ पर होन्सो इंजर्ड था और चाय के हाथ पैर बंधे हुए थे। वो उस पर चिल्लाता है कि तू जैसे घटिया इंसान तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इस पर जून कहता है कि मैं अब ये सब नहीं देखूंगा कि क्या सही है और क्या गलत, मैं तुझसे बस बदला लेना चाहता हूँ। इस पर विंसेंजो कहता है कि तेरा मरना पक्का है। इस पर जून कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, और ये कहते ही वो होन्सो की तरफ एक हॉकी स्टिक फेंकता है और कहता है कि इससे तुम विंसेंजो को मार डालो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चाय को मार डालूंगा। अब चाय की जान बचाने के लिए विंसेंजो भी घुटनों पर बैठ जाता है और होन्सो से कहता है कि जैसा जून कहता है वैसा ही करो। इसके बाद होन्सो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विंसेंजो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हॉकी स्टिक उठाकर विंसेंजो पर नहीं बल्कि जून पर वार कर देता है, जिसकी वजह से जून दूर जाकर गिरता है। अब इसके बाद विंसेंजो को भी मौका मिल जाता है और वो चाय के हाथ पैर खोलकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जून और होन्सो में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से जून होन्सो पर गोली चला देता है और इसके बाद वो विंसेंजो पर भी गोली चलाता है। लेकिन चाया विंसेंजो की जान बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और गोली चाय को लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद विंसेंजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही जून दूसरी बार विंसेंजो को मारने वाला था यहाँ पर होन्सो बीच में आ जाता है और उसकी गोली को पकड़ लेता है। इसके बाद वो समझाता है कि तुम्हें अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, तुम कितने नीचे गिर चुके हो। इस पर जून को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो होन्सो पर ही गोली चला देता है, जिसके बाद होन्सो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जून फिर से विंसेंजो की तरफ गोली मारने वाला था, लेकिन इस बार उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं और ये बात विंसेंजो को पता चल जाती है, इसलिए वो जून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जून किसी तरह से यहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद विंसेंजो होन्सो और चाय को संभालता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। इसके बाद वो होन्सो के पास जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल था। यहाँ पर होन्सो तो बस मरने ही वाला था। विंसेंजो से कहता है कि तुम्हें जीना होगा क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो। लेकिन होन्सो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में कुछ लोगों की जान बचाई है। इसके बाद होन्सो आखिरी बार विंसेंजो को भाई बोलता है और उसे अपना फ़ोन भी पकड़ा देता है और इसके बाद होन्सो की वहीं पर मौत हो जाती है, जिस पर विंसेंजो और चाया बहुत ही ज़्यादा दुखी थे क्योंकि अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। ये सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। इसके बाद हम चाय को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे जैसे ही होश आता है विंसेंजो उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है। चाय उसे देखकर बोलती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम खुद को कसूरवार मान रहे हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों एक जंग में शामिल थे और उस लड़ाई में मुझे गोली लग गई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे भी होश आ गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम जाओ और अपना काम खत्म करके आओ। इसके बाद विंसेंजो कहता है ठीक है मैं 24 घंटे में अपना काम खत्म कर दूंगा। इसके बाद चाय कहती है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना और प्लीज मुझे कॉल मत करना, क्योंकि चाया उसे बाई नहीं बोल सकती थी। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस चोई न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिसमें लिखा हुआ था कि चेयरमैन जुंग हानसियो को वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है क्योंकि वो अपने ही भाई होन्सियो का खून करके फरार हो गया है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जिन्हें चाय की हालत के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो चेयरमैन जुंग हानसियो को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ विंसेंजो ऑफिसर सीओ के पास जाता है और उसे होन्सियो का फोन देकर कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। इसके बाद वो उसे ग्लूटेन फाइल भी देता है क्योंकि अब उसका काम पूरा हो चुका था। विंसेंजो से कहता है कि इस ग्लूटेन फाइल का यूज अपने देश की भलाई के लिए करना,
ऑफिसर सीओ उससे वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद विंसेंजो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो अपने जेल में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि विंसेंजो उन्हें कभी भी मारने आ सकता है। और तभी उसके पास विंसेंजो कॉल आता है और वो उसे उठाता है। विंसेंजो से कहता है कि 3 घंटे के अंदर मिस चोई को जेल से बाहर निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब इस बात पर डायरेक्टर हान हाँ बोल देता है और मिस चोई को बाहर निकालने के तरीके ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जुन को देखते हैं क्योंकि आदमी से बहुत सारे हथियार खरीदता है अपने लिए और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी रखता है और उनको पैसे भी देता है ताकि वो उसकी सेफ्टी कर सके, क्योंकि वो जानता था कि विंसेंजो अब उसके पीछे आएगा। इसके बाद हम वू संग फार्म का सीन देखते हैं जहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि डायरेक्टर हान ने ही भेजे थे ताकि वो मिस चोई को झूठे आरोपों से बाहर निकाल सके। इसके बाद मिस चोई जेल से बाहर आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद उसकी असिस्टेंट बताती है आपने जो चेयरमैन जुंग हानसियो के झूठे आरोप अपने ऊपर लिए थे वो सारे हट गए हैं, जो कि डायरेक्टर हान ने हटवाए हैं। अभी इसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया कि तभी उसके पास विंसेंजो कॉल आता है जिसमें उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें कि विंसेंजो डायरेक्टर हान से बोल रहा था कि मिस चोई को 3 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकालो। मतलब कि अब मिस चोई को समझ में आ जाता है कि उसे जेल से बाहर निकलवाने का प्लान विंसेंजो का ही था, जिसमें कि डायरेक्टर हान ने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद विंसेंजो उससे बोलता है कि जेल से आज़ादी मुबारक हो, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद मिस चोई डायरेक्टर हान को बहुत सारी गालियां देती है और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर जो मिस चोई का पीछा कर रहे थे। इसके बाद मिस चोई सीधा अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर एक सीक्रेट फोन को निकालती है और सीक्रेट फोन से जुन को कॉल करती है, क्योंकि जुन ने अपना पहले ही नंबर उसे दे रखा था। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ गई। इसके बाद मिस चोई बताते हैं कि विंसेंजो ने डायरेक्टर हान की हेल्प से मुझे बाहर निकाला है। इसके बाद बोलता है कि सबसे पहले तुम मेरे घर में जाओ और मेरी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दो। इसके बाद मैं तुम्हें अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दूंगा और मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से 20 करोड़ तुम अपने पास रख लेना और बाकी सारा पैसा मेरे पास भेज दो। इसके बाद मिस चोई उससे पूछती है कि तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। इसके बाद वो बताता है कि मैं रात को ही यहाँ से मैक्सिको के लिए निकल जाऊंगा, मतलब कि वो भागने की प्लानिंग कर रहा था। और वो कहता है कि तुम भी यहाँ से कहीं निकल ही लो, क्योंकि अब विंसेंजो हमारे पीछे जरूर आएगा। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो ऑफिसर सीओ की हेल्प से जून की लोकेशन को ट्रैक कर रहा था और वो जून को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस चोई जून के सारे बैंक अकाउंट्स के पैसे को उसके दूसरे अकाउंट्स में भेज देती है और उनकी सारी प्रॉपर्टी को भी सोल्ड आउट कर देती है। इसके बाद हम डायरेक्टर हान को देखते हैं जो कि यहाँ पर जून और बाबल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था कि तभी उसके पास जून का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम्हें मुझसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके ऐसा बोलते ही 2 लोग आते हैं और डायरेक्टर हान को चाकू मारकर यहाँ से भाग जाते हैं, जो कि जून के ही लोग थे। इसके बाद डायरेक्टर हान की वहीं पर मौत हो जाती है। और विंसेंजो भी इसी रास्ते से जा रहा था। वो जैसे ही देखता है कि डायरेक्टर हान को किसी ने मार डाला है, उसे पता चल जाता है कि जून का ही काम होगा, इसलिए वो उस काली कार का पीछा करने लगता है। अब ये न्यूज चाय और मिस्टर नाम भी देख रहे थे। दूसरी तरफ जून यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही विंसेंजो उसका पीछा कर रहा था उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद विंसेंजो मिस्टर जो को कॉल करता है और उससे कहता है कि जून का सिग्नल लॉस्ट हो गया है, इसलिए वो बताता है कि शायद वो किसी अंडरग्राउंड वाले एरिया में चला गया होगा। इसके बाद वो उसे आइडिया देता है कि हमें मिस चोई का पीछा करना चाहिए, क्योंकि वो जून से मिलने जरूर जाएगी। इसलिए अब वो दोनों ही मिस चोई का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं जो जैसे ही अपने घर में आती है, विंसेंजो पहले से ही उसके घर में बैठा हुआ था और उसे पासपोर्ट दिखाते हुए कहता है मैं जानता हूं कि तुम इसे ही ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। इसके बाद विंसेंजो उसे बताता है कि जितने भी पैसे तुमने ट्रांसफर किए हैं वो हमने एक एनजीओ में डोनेट करवा दिए हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है ये भी सीओ मैरी का काम है। उसने जून के सारे अकाउंट्स हैक कर लिए थे और उसका सारा पैसा एनजीओ में डोनेट कर दिया। ये बात जानकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। इसके बाद विंसेंजो मिस चोई को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस को देखते हैं जिसे कि सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि मिस चोई को किडनैप करने वाला विंसेंजो ही है, इसलिए वो विंसेंजो को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ विंसेंजो मिस चोई को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है और उसे चेयर से बांध देता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद जैसे ही वो एक पाइप को ऑन करता है, यहाँ पर मिस चोई पर बहुत सारा पेट्रोल गिरने लगता है। अब मिस चोई को समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए यहाँ पर मिस चोई बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम्हें इतनी हैवानियत दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन विंसेंजो उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ पर अपना स्पेशल लाइटर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है और मिस चोई की एक बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद विंसेंजो जून को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर सीयू से उसकी लोकेशन भी मांगता है। इसके बाद वो लोकेशन प्लाजा वाले लोगों को भी भेज
देता है, जिसमें मिस्टर पार्क और मिस्टर जो जैसे लोग शामिल थे। इसके बाद दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो यहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसी टाइम प्लाजा वाले लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जून के लोगों में और प्लाजा वाले लोगों में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर प्लाजा वाले लोग आसानी से उसके बॉडीगार्ड्स को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जून जैसे ही भागने वाला था, मिस्टर ली उसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और इस टाइम जून उसे चाकू मारकर उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं। इसके बाद वो इन सारों पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन सब पर गोली मार पाता, यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और उसकी टांग में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसका विंसेंजो मिस्टर ली के पास जाता है और मिस्टर ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं कि हमने उसे पकड़ लिया है ना। इस पर विंसेंजो हाँ बोलता है। इसका तो मिस्टर ली जानता था कि वह बच नहीं सकता, इसलिए वो विंसेंजो से एक वादा लेता है कि मेरी बेबी जब भी इस दुनिया में आएगी तो तुम वादा करो कि तुम उसके गॉडफादर बनोगे। इस पर विंसेंजो भी उसे हाँ बोल देता है। इसका तो मिस्टर पार्क आते हैं और वो सब मिस्टर ली का ख्याल रखते हैं और उसको बैंडेज करने लगते हैं। इसका तो विंसेंजो जून को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस भी उसके पीछे आ जाती है, जो कि विंसेंजो से बोलती है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन विंसेंजो उन सब की एक भी नहीं सुनता और पुलिस उसका पीछा करती रहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क और उसके लोग पुलिस के बीच में आ जाते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि हमारी गाड़ी में एक घायल आदमी है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचा दो। इसलिए पुलिस अब विंसेंजो का पीछा नहीं कर पाती। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जिसने कि जून को एक बहुत स्पेशल टाइप की चेयर पर बांध रखा था। इसके बाद जून उससे पूछता है लेकिन तूने मुझे ढूंढा कैसे। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि तेरे भाई ने मुझे बताया। इसके बाद हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर होन्सो को देखते हैं, जो कि विंसेंजो को बताता है कि जब जून ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी उसके बाद मुझे उस पर बहुत ही शक हुआ था, क्योंकि उसने आज तक मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। इसलिए जैसे ही मैंने उस घड़ी की जांच करवाई मुझे पता चला कि उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए मैंने वो घड़ी कभी पहनी ही नहीं और उल्टा मैंने जून की सारी घड़ियों में ही ट्रैकर लगा दिए। इसलिए ही होन्सो ने मरने से पहले अपना फोन विंसेंजो को दिया था, क्योंकि होन्सो के फोन से ही विंसेंजो जून को ढूंढ सकता था। अब ये बात जानकर जून को अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद विंसेंजो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके बाद जून एक मशीन को देखता है जो कि उसके चारों तरफ लगी हुई थी, जिसमें कि आगे की तरफ एक ड्रिल लगी हुई थी। अब जून को भी समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद विंसेंजो जैसे ही बटन ऑन करता है वो ड्रिल शुरू हो जाती है और वो जून की चेस्ट में एक होल करने लगती है, जिसकी वजह से जून को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो उसे बहुत सारे डील करता है कि मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दे, इतनी हवानें दिखाने की क्या जरूरत है। इसका तो विंसेंजो बताता है कि तू जैसे बेरहम इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि अब मैं इस मशीन को ऑटोमेटिक पर डालकर जा रहा हूँ ताकि ये सुबह तक तेरी जान आराम से ले लेगी और तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसके बाद विंसेंजो उससे वो घड़ी भी ले लेता है और कहता है कि ऊपर जाकर अपने भाई से माफी मांग लेना, और विंसेंजो यहाँ से चला जाता है और पीछे से जून चिल्लाता ही रह जाता है और वो मशीन उसका बहुत ही बुरा हाल करती है। इसके बाद विंसेंजो चाय के पास कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता क्योंकि चाय ने उसे मना किया था और वो फोन यहीं पर तोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीधा विंसेंजो मिस्टर सी और मिस्टर जो से जाकर मिलता है। वो उसे बताता है कि हमने आपके पासपोर्ट का इंतजाम कर दिया है, आपको आधे घंटे में कोरिया से निकलना होगा वरना कोरिया की पुलिस आपको ढूंढ लेगी। इसलिए विंसेंजो अब यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था तब यहाँ पर चाय भी आ जाती है। इसके बाद चाय उससे बोलती है कि मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। इसका तो विंसेंजो उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद ये दोनों हक करते हैं और कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखना। इसके बाद विंसेंजो यहाँ से चला जाता है और पीछे से चाय बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जून की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ सांसें बची हुई थी। तभी एक कौवा आता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है और फाइनली जून को उसकी गलतियों की सजा अब मिल गई थी। इसके बाद हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब भी पुलिस विंसेंजो को ढूंढ रही थी। इसके बाद हम मिस्टर केम को देखते हैं जो अगले प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े होने वाले थे, इसलिए वो प्लाजा के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम इस प्लाजा को फिर से बनाएंगे। लेकिन प्लाजा वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम हमारे प्लाजा को तोड़ने नहीं देंगे। इस पर मिस्टर केम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अब प्लाजा वाले लोग डरने वाले कहाँ थे, इसलिए वो अच्छे से उन सब का सामना करते हैं और उन लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो कि विंसेंजो की मां योंजो का केस फिर से रीओपन करवाती है और इस टाइम वो उसे इनोसेंट प्रूफ कर देती है। वो प्रूफ कर देती है कि योंजो के मालिक ने उसके साथ असोल्ट किया था और अपने सेल्फ डिफेंस में योंजो ने अपने मालिक का खून किया था। और जब मालिक की बीवी ने सब कुछ होते हुए देखा फिर भी उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, इसलिए वो उसकी वाइफ को भी अरेस्ट करवा देती है। दूसरी तरफ हम हुयोंग को देखते हैं जो कि एक गे है जिसे कि विंसेंजो ने अपने फायदे के लिए यूज किया था। वो तो आज भी विंसेंजो की याद में ही देवदास बना हुआ है। ये सच में
बहुत ज़्यादा फनी सीन होता है। इसके बाद ऑफिसर सीओ को देखते हैं, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि एक पूरा साल बीत गया है लेकिन पुलिस आज भी विंसेंजो को नहीं ढूंढ पाई है। इसके बाद यहाँ पर उनके चीफ आते हैं और मिस्टर जो और मिस्टर सीओ फिर से इंटेलिजेंस सर्विस में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्लाजा का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली अब फादर बन चुके हैं और हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सीओ मैरी को देखते हैं, जो कि अब बच्चों को पियानो सिखाती है और उसने अपने सारे गोल्ड ब्रिक्स भी पियानो में छुपा कर रखे हुए हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने सबको अपने हिस्से का सोना दे दिया है। इसके बाद हम टेंपल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब शादियां करवाई जाती हैं और ये सब करके वे बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हम चाय को देखते हैं, जो आज भी विंसेंजो को बहुत ज़्यादा याद करती है। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आती है, उसके लिए फिर से एक पोस्ट कार्ड आया हुआ था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोई अनजान आदमी उसे हर महीने एक आइलैंड का पोस्ट कार्ड भेजता है, लेकिन उसे फिर भी पता नहीं चलता कि ये कौन है। इसके बाद उसे इन्विटेशन आता है कि उसे एक एग्जीबिशन में जाना है, इसलिए चाय अब अच्छे से तैयार होकर उस एग्जीबिशन के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो एक फोटो को देख रही होती है, उसके पीछे से विंसेंजो आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद विंसेंजो उसे लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैंने माल्टा में एक आइलैंड को खरीद लिया है। इसके बाद चाय को समझ में आ जाता है कि वो आइलैंड की फोटोज विंसेंजो से भेजा करता था। विंसेंजो से बताते कि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ एक रूम भी बनवा रखा है, जिस पर तो चाय बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि विंसेंजो उसे अपनी फैमिली मानता है। इसके बाद उसे थैंक्स भी बोलता है उसका सोना संभाल के रखने के लिए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वहाँ का सारा सोना चाय के घर पर रखा हुआ है, जिसे कि सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर रखा था और चाय इसी सोने के बेड पर सोती है, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया का सबसे महंगा बेड है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। इसके बाद चाय विंसेंजो से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इसके बाद विंसेंजो कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन चाय उसे टीज करती है और कहती है मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। इसलिए विंसेंजो उसका हाथ पकड़ता है, उसे डायरेक्ट किस ही कर देता है और ये दोनों यहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट शेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब विंसेंजो को वापस जाना ही पड़ता है। इसलिए विंसेंजो इसके बाद इटली जाने के लिए निकल जाता है और चाया उसे पीछे से देखती ही रह जाती है और ये दोनों इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। और इसके बाद विंसेंजो इटली जाने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा और इस ड्रामा में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट ड्रामा आप कौन सा चाहते हो तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए ड्रामा के साथ।